अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। जैसे कि आज ईद का दिन है, सो पाकिस्तान, हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में इस वक्त जो लोग, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, मेरे फ़ैन सब मुझे देख रहे हैं, उन सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। और ये जो ईद का दिन आता है, ये आता भी इसलिए है कि अगर हम सारा साल मसरूफ़ रहे हैं और अपने इर्द गिर्द उन लोगों पे निगाह नहीं रख सके जिनको राशन की ज़रूरत है, जिनको खाने की ज़रूरत है, कपड़ों की ज़रूरत है, जूतों की ज़रूरत है, तो ये त्यौहार मनाया ही इसलिए जाता है कि सिर्फ ख़ुद अपने बच्चों के लिए जूते और कपड़े का एहतमाम नहीं करना, बल्कि अपने इर्द गिर्द भी निगाह रखनी है जो असल में हकदार हैं। ईद उनको मनाने का मौका देना चाहिए जब आप उनके बच्चों को कपड़े लेके देंगे, जब उनके बच्चों को जूते लेके देंगे। और इस ईद पे स्पेशली आज के दिन उन तक गोश्त पहुंचाना और इतना उनको गोश्त में से हिस्सा देना कि वो कुछ महीने गोश्त सुकून के साथ खा सकें। ऐसा हरगिज़ नहीं करना। अपने और अपने रिश्तेदारों को तो देना ही देना है। ढूंढना है उन लोगों को, वो जो बेलें बजा के बाहर आते हैं, उन्होंने बहुत ढूंढा होता है, उनके शॉपर भरे होते हैं, जो घरों में बैठे होते हैं, खुददारी है उनके अंदर, वो मांगने के लिए बाहर नहीं निकलते, असल में वो हकदार हैं। आप जब उनके घर की खुद से बेल बजा के उनको कहेंगे ये आपके लिए गोश्त है, तो देखिएगा उनकी निगाहें आपको जिस तरह देखेंगी तो आपको लगेगा कि इन निगाहों में एक ऐसा पैगाम है कि आपकी ईद, आपकी कुर्बानी कबूल हो गई। अगर इन लोगों ने अपना हक ले लिया तो रब ने आपकी कुर्बानी भी कबूल कर ली। सो आज के दिन इन लोगों को आप लोगों ने याद ज़रूर रखना है। ईद का दिन है तो स्टोरी भी ईद गिफ्ट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? जो बहुत ही मज़ेदार हो। सो एक सच्ची कहानी 2020 की जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। उम्मीद है एंड तक आप सुनेंगे तो जिस तरह मैंने कहानी को सुनते हुए ना ऐसे रुक सा गया था, ऐसे वक्त थम सा गया था और मैं कहानी के अंदर इन्वॉल्व था कि या अल्लाह ये क्या हो रहा है। उम्मीद है आपके साथ भी कहानी सुनते हुए ऐसा होगा। आज फर्स्ट टाइम मैंने इजाज़त लेके एंड में उनकी वॉइस भी, ओरिजिनल जो वॉइस है वो भी स्टोरी में लगा दूंगा। उनका फ़र्ज़ी नाम है जी अली। उनके कहने पे नाम फ़र्ज़ी रखने जा रहा हूँ। कहानी है अली की और उनके शहर है डेरा इस्माइल ख़ान। ये रियल सिटी है, इसको मैंने चेंज नहीं किया। अली अपने माँ बाप की 2 औलाद में से छोटा अली है, उससे बड़ी बहन है। ये फैमिली 4 लोगों पर मुश्तमिल है। माँ, बाप और बड़ी अल्लाह ताला ने पहले बेटी अता की, उसके बाद अली का नंबर है। अली घर में छोटा है, लाडला भी है। वाले साहब तबीयत के बहुत सख्त मिजाज हैं, गुस्से वाले हैं। बहन भी पढ़ रही है और अली भी पढ़ रहा है। तो उन्हीं दिनों कोरोना है, छुट्टियां हैं, सब बंद है, घरों से कोई निकल नहीं सकता। हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान में सख्ती है कि कोई कहीं नहीं जाएगा, ख़बरदार आप लोगों ने घर पे रहना है। तो अली भी अपने घर में बैठा है। वहीं पे एक दोस्त की कॉल आती है कि यार बर्थडे है, बर्थडे मनानी है उसकी, क्या करें? तो फैसला होता है यार वो जो तकरीबन शहर से 45 किलोमीटर दूर वो जो फार्म हाउस है वहाँ पर क्यों ना चलें, वहाँ चल के बर्थडे मनाते हैं, मज़ा भी आएगा और पुलिस का मसला भी हल हो जाएगा, जो बाहर नहीं निकलने देते छुप छुप के चलेंगे। अब वाले साहब से इजाज़त कौन ले? बाकी सबको तो इजाज़त मिल गई, अली के घर में मसला बन गया। अली ने इजाज़त मांगी तो वाले साहब ने इनकार कर दिया, क्योंकि 2 दिन बाद बर्थडे थी और पहले से प्लान होना शुरू हो गया था। अली ने वालदा से कह दिया ना खाना ना पीना, जब तक इजाज़त नहीं मिलेगी मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। माँ बाप होते हैं, बहुत प्यार करते हैं औलाद से। वो गुस्सा इसलिए करते हैं कि औलाद की आँच भी ना पहुँचे, औलाद बाहर निकले तो उनको कोई तकलीफ़ भी ना हो, इसलिए इजाज़त नहीं देते हालात को देख के। सो वालिद ने भी अली की इस बात पे कि ना खा रहा है ना पी रहा है, ना माँ ने बताया, बीवी ने बताया शौहर को कि बेटा ना खा रहा है ना पी रहा है, दे दें इजाज़त, बच्चा है चला जाएगा दोस्तों के साथ तो क्या हो जाएगा। बाप हार मान गया, उसने कहा ठीक है, लेकिन उसको एहतियात करना है, कोरोना है, वो तमाम जो कोरोना की SOPs है उस पर ध्यान करना है। अली का तारुफ ये है, छोटा तो है घर में, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको बहुत ही हसीन व जमील बनाया है। तमाम अल्लाह की मखलूक हसीन व जमील है, हम सारे इंसान हसीन व जमील है, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो रब ने इस तरह तराशे होते हैं कि उनको आप देखते हैं तो देखते ही कहते हैं माशाल्लाह यार बहुत प्यारा बच्चा है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लड़का है। तो अली भी उन लोगों में से था जिसको देखने के बाद कोई भी कहता माशाल्लाह यार बड़ा खूबसूरत लड़का है।
साफ़ सुथरा रंग, चेहरे के नक्श और तराशा रब ने बनाया इस तरह का कि वालिदैन स्पेशली माँ हर वक्त इस चक्कर में रहती कि बेटे को नज़र ना लग जाए, और होता भी ऐसे अक्सर अली उस खूबसूरती की वजह से नज़र लगा बैठता। और वालदा ने एक वालदैन होते हैं, शहजादे होते हैं, अल्लाह उनको हमेशा सबके सरों पे कायम व दायम रखे। अली को कहती बस काला टिक्का लगा के रखो और काले कपड़े भी ना पहने देती कि जब भी तुम काले कपड़े पहनते हो तो तुम्हारा सफ़ेद कलर, तुम्हारा वाइट रंग और निखर जाता है और ज़्यादा खूबसूरत लगते हो, जिसकी वजह से तुम्हें नज़र लगती है। बस तुमने काले कपड़े नहीं पहना। माँ है, माँ की बात मानी जाती है। लेकिन जब इजाज़त मिल गई और बाप ने कह दिया ठीक है उसको कहो खाना खा ले, कल चला जाए, कोई बात नहीं, ऐसे मौके पे एक खुशी का नारा लगता है, हुर्रे, और आप तैयार होते हैं, हिप हिप हुर्रे। अली ने भी नारा लगाया और अपनी खुशी से दोस्तों को कॉल करके बताया कि मुझे भी इजाज़त मिल गई है, कल हम लोग फार्म हाउस जा रहे हैं। वालिदैन ने जो नसीहतें करनी थी वो नसीहतें की, तैयारी हुई, और अली ने वो एक जो उसका ब्लैक सूट था जो वालदा कभी पहनने नहीं देती थी क्योंकि वो आज आउटिंग पे जा रहा था दोस्तों के साथ, तो उसने कहा काला सूट ही पहना जाए। आज उसने वो काला सूट पहन लिया और सोने पे सहागा बेइंतहा तेज़ खुशबू वाला परफ्यूम भी पूरी बॉडी में शर पूरा छिड़क लिया कि जहाँ से भी गुजरो खुशबू है। खुशबू मेरी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, यकीन मानिए मैं जब रात को सोता हूँ पूरी बॉडी पे ऐसे मैं परफ्यूम करता हूँ, बॉडी स्प्रे करता हूँ, एयर फ्रेशनर लगाता हूँ, मैं हर वक्त खुशबू में रहता हूँ। मुझे जो गिफ्ट भी मिलते हैं ज़्यादातर वो मैं खुश होकर लेता हूँ, वो परफ्यूम है। परफ्यूम मेरी कमज़ोरी है। अली ने भी परफ्यूम सारा पूरे जिस्म पे डाला और दोस्तों के साथ बाइक पे बैठे, दो लोग बैठे और रवाना हो गए। पुलिस का डर था कि दो बंदे बैठे होंगे तो रोक लेंगे, तो जहाँ कहीं चेक पोस्ट रास्ते में आती, लाहौर से बाहर निकलते हुए चेक पोस्ट आती है, तो एक उतर जाता, पैदल चलता, और बाकी दूर जब चला जाता तो पिछला जाके उसके पीछे बैठता। फार्म हाउस पे पहुँच के गप्पे मारते हुए, एक बहुत बड़ा फार्म हाउस था जो इंसानी आबादी से दूर, यानी कि जहाँ पे खेत खलियान और ज़मीनें जिसको गाँव कहा जाता है, ऐसी जगहों पर बना हुआ वो फार्म हाउस था। फार्म हाउस अमूमन बनाए भी शहर से हट के इसलिए दूर जाते हैं कि जहाँ पे शोर ना हो, गाड़ियों का, ट्रैफिक का, किसी भी चीज़ का, खामोशी हो, एक देहात का कल्चर हो। वो होती तो मॉडर्न बिल्डिंग है, अंदर स्विमिंग पूल तक लोगों ने बनाए होते हैं, लेकिन इर्द गिर्द एक बहुत बड़ी चार दीवारी की होती है और उस चार दीवारी के अंदर आप अपनी फ़न करते हैं, खाने पकाते हैं, गपशप करते हैं, पार्टियाँ करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं। अक्सर लाहौर के लोग, मैं भी उनमें शामिल होता हूँ, बहुत सारे इस तरह फार्म हाउस पे फंक्शन होते हैं। ये लोग भी वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे चेयर थी, उन्होंने पहले से एहतमाम कर लिया था जिसकी सालगिरह थी, तो वहाँ पे जाते ही लड़कों ने फ़न करना शुरू कर दिया जिस तरह फ़न करते हैं। यहाँ तक कि म्यूज़िक ऑन हुआ, जैसे ही म्यूज़िक ऑन हुआ तो नौजवान हो और म्यूज़िक पे थरथरना, डांस करना, मचलना ना शुरू कर दे। ये कैसे हो सकता है? ये तमाम दोस्त भी म्यूज़िक पे मचलना शुरू हो गए और डांस करना शुरू हो गए, झूमर खेलना शुरू हो गए। कभी पश्तो गाना लग जाता तो उस पर बाकायदा वो जो झूमर खेली जाती है वो झूमर खेलते। फ़न करते रहे, गपशप करते रहे, टाइम का पता ही नहीं लग रहा था और रात अपनी काली चादर ओढ़ चुकी थी, अंधेरा फैल चुका था। वहीं डांस करते करते अली के पीछे जो लड़का, उसका दोस्त डांस कर रहा था, वो सेहत में ज़रा काफ़ी हेल्दी था और नाचते नाचते जिस तरह पता नहीं लगता उसको इस तरह अंदाज में आगे बढ़ा के अली को आके बाकायदा से टक्कर लग गई। अली को इतनी ज़ोर से एक भारी भरकम जिस्म की टक्कर लगी कि वो बाकायदा अपनी जगह से उड़ा, मतलब इतनी ज़ोर से लगी कि वो काफ़ी दूर जाके गिरा, लेकिन जिस जगह पे गिरा वो एक क्यारी सी बनी हुई थी फूलों की और वहाँ पे अंधेरा भी था। जिस जगह पे ये डांस कर रहे थे उससे 2 कदम 3 कदम के फासले पे होगी। तो अली गिरा असल में इस तरह कि वो अपने आप को संभालने लगा। जब उसको पीछे से धक्का लगा तो अपना बैलेंस करने लगा, तो बाद बैलेंस करते हुए आप इस तरह 2-3 कदम पीछे हो जाते हैं। तो वो 2-3 कदम पीछे हुआ लेकिन फिर भी बैलेंस कंट्रोल ना कर सका और धड़ाम फूलों की क्यारी के ऊपर गिर गया। क्यारी के अंदर जो फूल लगे हुए थे उसके अंदर उसको काफ़ी कांटे भी लग गए। वो उठा, कांटे उसने निकाले, दोस्त ने सॉरी कहा। उसको पता था फ़न हो रहा है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं यार, बस हो जाता होता है। फिर वो अपनी मस्ती करने लगे, डांस करने लगे, पार्टी को एंजॉय किया। वहाँ पे उसको डर भी लग रहा था कि वालिद ने कहा था वापस जल्दी आ जाना है, क्योंकि रात के लिए इजाज़त नहीं मिली थी, सिर्फ दोस्तों के साथ फ़न करने की, सालगिरह अटेंड करने की इजाज़त मिली थी, क्योंकि कोरोना के दिन थे और वालिदैन किसी सूरत किसी को रात रहने की इजाज़त नहीं दे सकते थे। सो
दोस्तों ने कहा यार काफ़ी रात हो रही है, अभी सफ़र भी वापसी का है जो हमें तकरीबन घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा, तो निकलें, काफ़ी रात हो गई है। सो सब दोस्त वहाँ से रवाना हुए, दो दो करके उसी तरह बैठ के हर कोई अपने अपने घर में पहुँच गया। सब बहुत खुश थे कि आज सबने बहुत फ़न किया था, यहाँ तक कि थक भी गए थे। लेकिन अली आज उस महफ़िल का ऐसे चांद बना हुआ था कि जो भी दोस्त उस महफ़िल में अली को देखता उसको कहता क्या बात है अली यार, तू तो बड़ा पप्पू लग रहा है, अली क्या बात है यार, तू तो आज कमाल लग रहा है, अली क्या बात है, सही शहज़ादा लग रहा है। यकीनन वो काला सूट उस सफ़ेद गोरे रंग पे इस तरह निखारता था गोरे रंग को कि वो हसीन तो था ही, आज और ही चांद की तरह चमक रहा था। ऊपर से खुशबू इतनी तेज़ लगाई हुई थी कि वो जिस महफ़िल में जिस दोस्त के साथ खड़ा होता, जिधर बैठता, वो कहते अली क्या बात है यार, इतनी ज़बरदस्त तूने खुशबू लगाई हुई है। दोस्त मोहब्बत करने वाले होते हैं। सब ने बहुत तारीफ़ें की। अली बहुत खुश था कि आज वो बहुत प्यारा भी लग रहा था और उसके परफ्यूम की भी सब ने तारीफ़ की। सब अपने अपने घरों को दाखिल हो गए। अली भी उनमें से एक था जो अपने घर के अंदर दाखिल तो हुआ, लेकिन वालिद और वालदा को जागता हुआ पाया। बहन ने इशारा किया कि आ जाओ, पेशी लगने वाली है। वो इशारे को ही समझ गया बहन के साथ बहुत प्यार का जहाँ रिश्ता था वहाँ दोस्ती का भी रिश्ता था। उसकी बेस्ट फ्रेंड असल में उसकी बहन थी। मूना एक फर्जी नाम रख लेते हैं, मूना फर्जी नाम है। वालिद के आगे पेश हुई तो वालिद ने कहा इतनी देर तुम्हें कहा भी था, जल्दी आ जाना। तो उसने कहा पापा मैं अकेला खुद से वापस तो आ नहीं सकता था, फार्म हाउस पे गए थे, लेकिन आपकी मेहरबानी पापा, मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ, आपने मुझे जाने की इजाज़त दी। बाप था बेटे को इतना खुश थे कि कहा अच्छा चलो ठीक है अब जाओ सो जाओ, मैं तुम्हारी वजह से जाग रहा था। वो जो गुस्सा करके बाप बैठा था डांटने के लिए वो रिलैक्स हो गया और कहा अच्छा जाओ सो जाओ। खुशी खुशी गया, थका हुआ था, फन किया था, हल्ला गुल्ला किया था, अली सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसको एहसास हुआ उसके सर के अंदर दर्द हो रहा है। उठ के बैठा अपने बिस्तर पे, वॉशरूम गया, वापस आया, अंदाज़ा हुआ सर का दर्द बढ़ता जा रहा है। माँ को बुलाया और कहा माँ सर में दर्द हो रहा है। हमारे यहाँ अमूमन जिस तरह होता है, माएँ जिस तरह खुद से एक टैबलेट उठा के सर के दर्द की दे दी है, तो माम ने भी ऐसे किया, उसको कहा नाश्ता करो थोड़ा सा, उसके बाद तुम्हें मैं सर दर्द की गोली देती हूँ, टैबलेट देती हूँ। और ऐसा ही हुआ, उसने नाश्ते के हल्का फुल्का नाश्ते किया, उसको इतना ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था कि वो बस थोड़ा सा नाश्ता करने के बाद उसने टैबलेट खाई और फिर लेट गया। वैसे भी कोरोना था, बाहर कहीं जा नहीं सकते, सारा दिन उसने लेटे लेटे गुजारा। फिर रात आ गई और वो सो गया, क्योंकि अभी तक उसकी थकावट ख़त्म नहीं हुई थी। उसकी रीज़न ये है वो उठा तो अपने टाइम पे था, लेकिन रात वो लेट वापस आया था। रात को वो सो गया, लेकिन अगले दिन वो जैसे ही सुबह उठा तो सर का दर्द पहले से डबल हो चुका था, पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया था। वॉशरूम की तरफ जब गया और वहाँ पे उसने शीशे की तरफ देखा तो एकदम से खौफज़दा हो गया। सामने अली की बजाय कोई ऐसा लड़का खड़ा था जिसकी आंखें लाल सुर्ख हो रही थी, इतनी लाल सुर्ख जैसे उनमें से खून टपक रहा। वो खुद देख के डर गया, वो एकदम से बाहर भागा और जैसे ही अपने कमरे में वापस आया तो उसी वक्त शायद बहन कमरे में दाखिल हो रही थी। उसने भाई की तरफ देखा और जैसे उसकी निगाह अली की आंखों की तरफ गई तो एकदम से डर गई। बहन को लगा शायद अली की आंखों में से खून बह रहा है, तो उसने उसी वक्त माँ को इस अंदाज में आवाज़ें देनी शुरू कर दी जिस तरह वो खौफज़दा हो गई और उसकी आवाज़ में खौफ भी वाज़े था। अम्मी अम्मी अम्मी, वो इस तरह चिल्लाना शुरू हो गई कि माँ भी डर गई। क्या हुआ क्या हुआ? माँ भागते हुई उसने कहा अम्मी अली की आंखों से खून निकल रहा है। और माँ ने जब देखा तो माँ भी डर गई। पहली निगाह पड़ते ही माँ को भी ऐसे लगा कि वाकई आंखों से खून बह रहा है। माँ जब करीब पहुंची तो लगा नहीं, खून नहीं है, आंखें शदीद लाल हैं, लेकिन इतनी लाल हो चुकी हैं कि पहली निगाह में देखते ही खून का एहसास होता है। माँ को करीब पाके अली ने कहा माँ मेरे शदीद सर में दर्द है, इतना है कि कल से भी कई गुना ज़्यादा है। माँ मुझे कुछ टैबलेट दो, माँ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा।
और अली का फेस और उसकी आंखों की कंडीशन ये थी कि फौरी तौर पे उन्होंने कहा इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं, क्योंकि माँ का दिल भी धड़कना भूल गया। माँ को लगा जैसे बेटे को कुछ हो गया है। फौरी तौर पे अली को इमरजेंसी में लेके गए। उन्होंने चेकअप किया, सारा कुछ बताया और उन्होंने कहा नहीं, इनको फलां आंखों के हॉस्पिटल के अंदर लेके जाएं। ऐसा ही हुआ, अली को आंखों के हॉस्पिटल के अंदर लेके गए। उन्होंने रात सारी वहीं पर रखा, ट्रीटमेंट किया, सारा कुछ किया। सुबह तक अली की तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा ये ड्रॉप डालने हैं, ये जब भी दोबारा सर में दर्द हो इंजेक्शन टैबलेट लेनी है, और जो भी एक ट्रीटमेंट होता है हॉस्पिटल का, उन्होंने उनको दे दिया कि अब आप घर जाके खुद से ये ट्रीटमेंट करें। अब काफ़ी बेहतर अली महसूस कर रहा था, लेकिन जब वो उठा था तो उस वक्त उसको ऐसा लगता था वो बच नहीं पाएगा, इतना शदीद उसके सर में दर्द था। रात हुई, काफ़ी हद तक वो सुकून में आ चुका था, लेकिन आज उसको नींद नहीं आ रही थी। वो अपने बिस्तर पे लेटा हुआ था। सर्दियों का मौसम तो नहीं हुआ था, लेकिन जिस तरह एक मोटी सी चादर ली जाती है, इस तरह की चादर वो ज़रूर लेते थे। ये आप लोगों को भी बहुत मिस करती रही, आपको भी आप कमेंट्स आ रहे हैं अभी तक कि अच्छा लगता है वो हमारी दोस्त है चुड़ैल, वो वापस आ गई। ये भी आप लोगों को बहुत मिस करती थी आपकी चुड़ैल। कभी मैं रिकॉर्ड करके इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। ये खेलते हैं जिन्नात के बच्चे इसके साथ, और ये घूम रही होती है बहुत तेज़ घूमती है। अली अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसकी आंखें खुली हुई थी, कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन ज़ीरो का बल्ब, एक छोटा सा बल्ब जो है कमरे में लाजमी लगाया जाता है, जिससे ये होता है कि अगर आप जाग गए हैं तो आपको सब कमरा नज़र आ रहा होता है, लेकिन तेज़ रोशनी नहीं होती। वो कुछ सोच रहा था, ऐसे आंखें खुली थी और जाग रहा था। उसकी आदत थी सोने की कि वो जब भी सोता था तो पूरी रज़ाई अपने ऊपर इस तरह डालता था कि पाँव से लेकर सर तक अपने आप को अच्छी तरीके ढांप लेता था। तो सोचते सोचते उसने कहा बस मैं अब सोता हूँ। रज़ाई खींची और अपने ऊपर ढांप ली, सर भी छुपा दिया। अभी कुछ सेकंड ही गुजरे थे, रज़ाई को मुंह पे डाले कि उसको एहसास हुआ किसी ने रज़ाई को पीछे से खींचा है। रज़ाई मुंह से हटाई उसने और ऊपर उठकर देखा, कौन है? कोई भी नहीं था। हाँ, शायद मेरा वहम होगा। उसने रज़ाई फिर से मुंह पे कर ली, लेकिन एक दफ़ा जब इंसान को एहसास हो जाए कि किसी ने रज़ाई को खींचा है तो इंसान अलर्ट हो जाता है। उसका जो दिमाग है वो बार बार उसी की तरफ फोकस होता है। और अभी उसने मुंह के ऊपर रज़ाई तो डाल ली थी, अब इस इंतज़ार में था कि पहले भी मेरा वहम था या वाकई किसी ने रज़ाई खींची थी। लेकिन उस कमरे में जो भी था, इस दफ़ा उसने ऐसा एहसास दिलाया कि तुम यकीन कर लो, हाँ हम कमरे में हैं, वहम नहीं है। इस दफ़ा रज़ाई इस तरह खींची गई कि मुंह से हटती पेट तक पहुंच गई। और ये वहम इस सूरत में हो ही नहीं सकता कि रज़ाई हल्की सी हट जाए तो एक और बात है, लेकिन कोई इतनी ज़्यादा खींचे कि सर से हटती नाफ तक पहुंच जाए, तो इसका मतलब है खींचने वाले ने एहसास कराया था नहीं हम हैं, वहम नहीं है। तो एकदम से वो तेज़ी के साथ उठा कि ये अब वहम नहीं, खींचने वाले ने करके दिखा दिया कि मैं मौजूद हूँ। छलांग मारकर खड़ा हुआ और उस सिमत को गया जिस सिमत से रज़ाई को खींचा गया था। वहाँ पे तो कोई नहीं था। भागकर लाइट जलाई, पूरे कमरे को देखा, इधर उधर बेड के नीचे हर उस जगह पे देखा, वहाँ पे कोई नहीं था। एक अजीब सी सोच, एक अजीब से ख्याल आते ही वो वापस अपने बिस्तर पे आके बैठा कि ये क्या हुआ है। अभी सोचने ही लगा था कि तेज़ खुशबू का झोंका आया और उसको लगा कि बहुत तेज़ खुशबू है जो इस वक्त कमरे में आई है। उसने इर्द गिर्द खुशबू की तरफ देखा कि किस सिमत से आ रही है, तो नाक ने कहा ये हर तरफ से आ रही है और ये बढ़ती ही गई, यहाँ तक कि पूरा कमरा खुशबू से भर गया। वो जो बैठा था बेड पे छलांग मार के खड़ा हुआ, सूंघता सूंघता पूरे कमरे का चक्कर लगाया तो पूरा कमरा तेज़ खुशबुओं से भर चुका था। और ये तेज़ खुशबू अभी उसने सूंघी ही थी कमरे में घूम के कि एकदम से सर का दर्द दोबारा से शुरू हो गया। और वो इतना आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया कि लग रहा था कंडीशन वहीं पे पहुंच जाएगी जो कल रात को थी, इमरजेंसी वाली, कि हॉस्पिटल जाना पड़ा था। और ऐसा ही हुआ कि उसको माँ को आवाज़ें देनी पड़ी, माँ मेरे सर में दर्द शुरू हो गया है।
और कुछ देर बाद ही वो वही सिचुएशन हो गई जो उससे पहले हुई थी। आंखें शदीद लाल हो गई और सर फटने वाला हो गया। माँ ने कहा, मैं आपको टैबलेट देती हूँ, ड्रॉप डालती हूँ, जो उन्होंने हॉस्पिटल वालों ने कहा था, और अगर सुबह तक या रात तक तबीयत ठीक नहीं होती फिर हम इमरजेंसी में हॉस्पिटल चलेंगे। उसने टैबलेट खा ली, ड्रॉप डाल लिए, तबीयत कुछ फ़र्क पड़ गया। इतना फ़र्क पड़ गया कि सर में दर्द तो था लेकिन काबिले बर्दाश्त था। ऐसा नहीं था कि उसको इमरजेंसी में जाना पड़ता। रात जैसे कैसे गुजर गई, सुबह तक तबीयत बेहतर हुई। अब कंडीशन ये चलने लगी कि अक्सर सर में दर्द होता, आंखें लाल होती और अली ड्रॉप भी डाल लेता, उसको माँ मेडिसिन भी दे देती। अब घर के अंदर हल्की फुल्की एक्टिविटी शुरू हो चुकी थी। बहन, जिसके साथ उसकी बहुत ज़्यादा मूना के साथ जो दोस्ती थी, वो अपना मोबाइल रखती तो कुछ देर के बाद भाई से पूछती, आपने मेरा मोबाइल देखा है? तो वो कहता है नहीं। तो कहती यहाँ पे रखा था, मिल नहीं रहा। तो वो कभी कहाँ अपने मोबाइल को ढूंढती और कभी कहाँ ढूंढती, लेकिन मोबाइल ना मिलता। और अली के साथ भी ऐसा होता, वो अपने बाइक की चाबी कहीं रख बैठता और ढूंढता, उसको नहीं मिलती, और थोड़ी देर के बाद आता तो वापस उसी जगह पे पड़ी होती थी जहाँ पे वो ढूंढ के गया होता था। और बहन भी यही कहती थी, मोबाइल ढूंढते ढूंढते मैं जब थक जाती हूँ तो मोबाइल उसी जगह से मिलता है जहाँ पे मैं देख के जा चुकी होती हूँ कि यहाँ पे मोबाइल तो मैंने चेक किया था, नहीं था, लेकिन कुछ देर बाद वहीं पे रखा होता था। तो भाई बहन को कहता हो तुम्हारा वहम होगा, तुमने ही गलती से यहाँ पे रखा होगा। और इसी तरह जब अली को भी चाबियां बाइक की या कोई चीज़ ना मिलती तो बहन भी कहती है, अली तुम भी इस तरह भूल गए होगे, तुमने खुद ही रख दिया होगा, वहाँ पे वहम है तुम्हारा। लेकिन घर में इस तरह का सिलसिला चल ज़रूर रहा था। कभी कोई चीज़ ना मिलती, कभी कोई चीज़ ना मिलती, और फिर वो चीज़ खुद ब खुद मिल जाती। लेकिन वहीं पर एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी वो माँ, वो सायादार दरख्त जिसके लिए दुआ है कि हर माँ का साया हर औलाद पे हमेशा कायम व दायम रहे, ये तो उनको पता है जिनकी माएँ नहीं होती। मैं 6-7 साल का था जब मेरी अम्मी की डेथ हो गई थी, तो मुझे पता है माँ क्या होती है। तो मैं इसलिए सबको दुआ देता हूँ कि आपके सबके सर के ऊपर माँ का साया कायम रहे। जब माँ सर पे नहीं होती तो आपका बाप भी आपका नहीं रहता, फिर आप अकेले हो जाते हैं। अली की वालदा बिल्कुल ठीक थी, बेटी क्योंकि मेडिकल की स्टूडेंट थी, तो वालिदैन दोनों अपना चेकअप कराते रहते थे। अली की वालदा को कोई भी बीमारी नहीं थी, कभी भी कोई मसला नहीं आता। हल्की फुल्की तबीयत जिस तरह ख़राब होती रहती है इस तरह होती रहती थी। लेकिन एक दिन वालदा की ऐसी तबीयत ख़राब हुई, सर के अंदर इतना शदीद दर्द पड़ गया और जिस्म के अंदर बेचैनी भी हो गई, यानी कि तबीयत इस तरह बिगड़ती गई कि मजबूरन माँ को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। कभी किस जगह पे दर्द था, कभी सर में दर्द था, कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था, कभी पेट में शदीद दर्द पड़ रहा था। उनको समझ नहीं आ रही थी ये क्या हो रहा है, वो बेचैनी महसूस कर रही थी। डॉक्टरों ने उनके कई तरह के ब्लड के टेस्ट लिख के दिए, बेइंतहा जितने भी टेस्ट हो सकते थे उन्होंने वो सारे टेस्ट करा लिए। कुछ की रिपोर्ट्स 3 दिन बाद आनी थी, कुछ की रिपोर्ट्स उसी दिन आ गई। करते करते 3 दिन के बाद डॉक्टरों ने कहा आपकी वालदा को काला यरकान है, और वो भी लास्ट स्टेज के ऊपर। वो बच्चे हैरान हो गए कि हम तो वालदा का ट्रीटमेंट चेकअप वगैरह करवाते रहे हैं, और अगर आखिरी स्टेज को पहुंचा हुआ है, हेपेटाइटिस सी आखिरी स्टेज है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट है, आखिरी स्टेज ये बड़ी क्रिटिकल होती है, तो उसकी कोई अलामात भी तो जाहिर होती हैं। बेटी डॉक्टर का कर रही थी तो वो भी हैरान हो गई कि अगर ये इस स्टेज को पहुंच गया है ये बीमारी, तो कोई भी अलामत कोई जाहिर नहीं हुई। ये कैसे पॉसिबल है कि एकदम से ये बीमारी हुई है हमारी माँ को और कोई भी अलामत हुए बगैर? वरना इस बीमारी में जब आप इस स्टेज को पहुंचते तो कोई ना कोई अलामत ज़रूर सामने आती है। फैसला ये हुआ, वालिद के पास गया बेटा कि बाप से मशवरा करूं कि अम्मी को नहीं बताते, तो बाप को रोते हुए पाया। ये लव मैरिज थी दोनों की, तो उसने पहली दफ़ा बाप के आंखों में आंसू देखे, तो बाप बेटे को आता देख के आंसू छुपा गया और पूछा हाँ अली क्या हुआ? बेटे ने देख लिए थे लेकिन बाप से कहा पापा मैं चाहता हूँ अम्मी को हम ये बात ना बताएं। उन्होंने कहा हाँ बेटा मैं भी यही कहूँगा,
उससे ये बात छुपानी है, उसको बताना नहीं है। ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टरों ने छुट्टी दे दी और माँ को लेके वो आ गए और माँ को उन्होंने बताया कि आपको इन्फेक्शन हुआ है, कोई ख़ास बीमारी नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 6 महीने का डॉक्टर ने कोर्स बताया, आप ये कोर्स करें, आप ठीक हो जाएंगी। माँ भी परेशान इसलिए नहीं हुई, कोई ख़ास बीमारी तो लिख नहीं रही, कोई ख़ास बीमारी होती तो वो भी परेशान होती। लेकिन बेटा बेटी और शौहर अंदर से खौफज़दा हो गए थे, बीमारी की आखिरी स्टेज का सुनकर बहुत डर गए थे। ट्रीटमेंट चलता रहा, लेकिन कुछ ही दिन के बाद माँ ने दोबारा से शिकायत की और कहा फिर पेन हो रही है। आज फिर जब तबीयत बिगड़ी और पेन हुई और वो लेके गए तो डॉक्टरों ने कहा इनको पित्ते के अंदर पथरी हो गई है। तो सब हैरान थे, अभी पिछले दिनों ही तो टेस्ट हुए थे, सब कुछ क्लियर था, फिर ये पथरी कहाँ से हुई। डॉक्टरों ने बताया ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेट करके ये ख़त्म करनी होगी। उन्होंने कहा जी मजबूरी है, आप करें। और ये ऐसा ही हुआ, उनका ऑपरेट हुआ और वो पथरी निकाल दी गई और उसके बाद वालदा घर आ गई। लेकिन घर के अंदर एक अजीब सा समा था, कुछ नज़र नहीं आता था। अली को और मूना को लेकर महसूस होता था कि कुछ हलचल सी है, कुछ गड़बड़ सी है, घर में क्या है, लेकिन दोनों को कुछ समझ नहीं आता था। मूना अक्सर एक देखती थी कि एक काली बिल्ली है जो एक उनकी एक साइड वाली दीवार थी उस पर चलती हुई आती और आके बैठ जाती और वो मूना को घूरती रहती। वो जाती नहीं थी, मूना कभी डर जाती तो उसको डराने की कोशिश करती तो वो उठ के आराम से पीछे चली जाती, डरती नहीं थी, लेकिन फिर आकर बैठ जाती थी। अगर वो उसको नहीं उठाती थी तो वो बैठी रहती, रात को वहाँ से चली जाती। उसने रूटीन सी बना ली थी, वो अपनी उस जगह पे आके बैठती। उसने एक दफ़ा जिक्र भी किया अली से कि इस तरह वो आके बैठती है, तो उसने कहा यार बिल्ली है, इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है। माँ जिनका ऑपरेट हुआ था कुछ दिनों बाद उन्होंने दोबारा से कह दिया कि फिर अली और उसकी बहन मूना कमरे में बैठे बातें कर रहे थे, तो माँ चलती हुई उन दोनों के पास आई और मूना से कहा मूना ये देखो मेरे पाँव सूजे हुए तो नहीं लग रहे। अली ने माँ के पाँव की तरफ देखा तो वो चौंक गया, वो बहुत ज़्यादा सूजे हुए थे। तो बेटी ने भी कहा माँ तो ये तो बहुत ज़्यादा सूजे हुए हैं, और जल्दी से माँ के पाँव की तरफ गई। उसने अंगूठे से जब दबा के देखा तो जिस जगह पे उसने अंगूठा रखा था वो जगह ऐसे दब सी गई, खून उस जगह पे रुक सा गया और नजर आया अंगूठा छप गया है उस जगह पे और वो जगह पुश हो गई है। बेटी और बेटा बोले माँ पाँव तो बहुत ज़्यादा सूजे हुए हैं। वो और भी परेशान हो गए जो इस राज से वाकिफ थे कि हेपेटाइटिस सी लास्ट स्टेज को है। तो अब या अल्लाह ये क्या माजरा है। हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टरों ने कहा जो पानी था वो पाँव में चला गया है। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब इनका क्या करना होगा। उन्होंने कहा इनका ऑपरेट करना होगा। वालिद जो पहले ही दुखी था क्योंकि वो एक वालिद भी था और एक शौहर भी था, जो बच्चों से छुप छुप के रो रहा था बीमारी की आखिरी स्टेज का सुनकर, तो उसने बेटे से कहा तुम जाओ घर, खाना छाना लेके आओ और ऑपरेट होना है। हमारी माँ को उन्होंने एडमिट कर लिया, शायद कल या आज रात को, शाम को या कल ही ऑपरेट करेंगे। तुम जाओ, टाइम है काफ़ी है, खाना छाना लेके आओ और बहन को भी लेके आ जाना। अली रवाना हुआ, बाइक स्टार्ट की, घर पहुंचा, खाना छाना उसने पैक किया और खाना पैक करके उसने घर को लॉक किया, बाइक के ऊपर बैठा। जैसे ही उसने बाइक को किक मारने की कोशिश की तो मोबाइल की घंटी बजी। बाप की कॉल थी। जी पापा। कहाँ पे हो? पापा मैं घर पे हूँ, खाना मैंने ले लिया है, बाइक पे बैठ गया हूँ और खाना लेके आने लगा हूँ। बाप की आवाज़ आई खाना छोड़ दो, घर के अंदर जो सामान इस तरह पड़ा हुआ है उसको पीछे हटा दो और सब रिश्तेदारों को भी फ़ोन कर दो वो घर आ जाएं। क्यों पापा, खैर है? क्यों आ जाएं? तुम्हारी माँ अब नहीं रही। यह ऐसा जुमला था, उस नौजवान ने जब बाइक पे बैठे हुए वो जुमला सुना तो उसको ये याद नहीं रहा वो इस वक्त कहाँ पे है। वो बैठे बैठे बाइक से इस तरह गिरा कि बाइक उसके ऊपर गिर गई और जहाँ पे उसने पाँव रखे हुए थे वो हिस्सा उसको चुभ गया और वो बेहोश हो गया। घर के सामने जो कुछ शॉप्स थी वो भागते हुए आए, उन्होंने आके अली को उठाया
और अली को पानी शानी पिलाया। इतनी देर में बाप दूसरे जो करीबी रिश्तेदार थे उनको फ़ोन कर चुका था, वो भी आ गए। उन्होंने अलिया को आके संभाला। एक क़यामत थी जो टूट चुकी थी। वो माँ जो रात कह रही थी पानी, ये देखो मेरे पाँव सूजे हुए तो नहीं हैं, आज वो अभी कुछ देर पहले इतना ही लम्हा गुजरा था कि वो हॉस्पिटल से आया था सिर्फ खाना लेने के लिए और अभी वापस ही जाने लगा था, तो वो चल बसी थी। वो साया दरख्त, वो माँ की छाँव, वो पैरों के नीचे जन्नत इस दुनिया से जा चुकी थी। वो क़यामत आ चुकी थी। जब माएँ चली जाती हैं तो क़यामत आ जाती है, फिर छरों की छत नहीं रहती। उनकी वालदा को एम्बुलेंस में लाया गया और वही एक सफ़र आखरत पे रवाना करने के लिए जिस तरह गुस्ल दिया जाता है और कफन पहनाया जाता है, वो सारा प्रोसीजर, वो सिलसिला, वो एक तरीक़ा कार जो है इस्लाम का, वो सारा किया गया और उनकी वालदा को मट्टी के अंदर दफन कर दिया गया। मट्टी की अमानत मट्टी तक पहुंचा दी गई, कब्र खोद के उनको उनके सफ़र आखरत पे भेज दिया गया। लेकिन उसी रात उनकी घर में तमाम रिश्तेदार मौजूद थे क्योंकि आज ही दफन किया गया था। तो रात के टाइम पे मूना ने देखा, वो अपनी कज़न के साथ खड़ी हुई थी कि दीवार के साथ एक लंबा सा साया था जो बहुत ही डार्क था, बहुत ही ब्लैक था। वो उस दीवार के साथ तेज़ी के साथ गुजरा। तो वो वहम नहीं था, एक क्लियर साया था। तो अपनी दोस्त मोना को बोली, मोना अपनी दोस्त को जो कज़न उसके साथ खड़ी थी उसको कहा, ये देखा ये कौन गया है? तो उसने देखा, नहीं मैंने तो नहीं देखा। उसने कहा ये अभी अभी कोई गुजरा है, तुमने देखा है? उसने कहा नहीं मैंने तो नहीं देखा। तो मोना खामोश हो गई। रात गुजर गई, अगला दिन भी गुजर गया। नेक्स्ट डे उनके कुलखानी थी, सारे रिश्तेदार मौजूद थे। कुलखानी की एक सारे जिस तरह बैठ के करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाई की, और कुलखानी भी रात को ख़त्म हो गई। रात का टाइम था। अली कहता है कि मैं वॉशरूम की मुझे तलब हुई और मैं वॉशरूम की तरफ गया। वॉशरूम से होके जब मैं बाहर आया तो घर के बाहर भी एक वॉश बेसिन लगा हुआ है हाथ धोने के लिए। मैं वहाँ पे आ गया। वहाँ पे आके मैंने कहा हाथ धोता हूँ। अली ने जब वहाँ पे हाथ धो रहा था तो उसकी निगाह अपने उस मेन गेट की तरफ गई जिसके ऊपर एक रास्ता सा बना हुआ था मेन गेट की तरफ जाने के लिए, और उसके ऊपर छत भी डाली गई थी। बहुत सारे सराइकी जो घर होते हैं उनके अंदर आज भी ऐसा मौजूद है। एक बड़ा सा सहन होता है, उस साइड पे कमरे होते हैं, बिल्डिंग होती है, आगे एक बड़ा सा सहन होता है, और जो सहन है एक साइड पे बैठक मिसाल के तौर पे बना दी जाती है और दूसरी साइड पे एक गली नुमा, जिस तरह की लंबी सी गली होती है, कॉरिडोर टाइप होता है, इस तरह गली नुमा बनाई जाती है और उसके काफ़ी फासले पर आगे जाके गेट होता है। और ये काफ़ी ऊँची होती है, तकरीबन 15-20 फुट ऊँची बनाई जाती है। अली का हाथ धोते हुए उस गली के अंदर, उस कॉरिडोर टाइप के अंदर लाइट जल रही थी, बहुत बड़ी लाइट, वो पूरा उजाला ही उजाला था। तो हाथ धोते हुए अली की जैसे निगाह पड़ी तो उसकी आंखों ने जो मंजर देखा तो 2 काले स्याह साए थे जिनका कद 12 से 14 फुट के दरमियान था। यानी वो 18-20 फुट ऊंची जो वो गली टाइप सी थी, वो ज़मीन से 1-2 फुट ऊंचे हवा में थे और उनके सर टच नहीं हो रहे थे उस छत को, लेकिन छत से तकरीबन कोई 2 फुट 2.5 फुट नीचे थे। अंदाजन वो कोई 14-15 फुट लंबे थे और वो काले स्याह थे, डार्क बिल्कुल काले स्याह। उनका कद 12 से 14-15 फुट के दरमियान था और काले स्याह, और वो फजा में खड़े हुए थे दोनों। लेकिन उनकी जो आंखें थीं वो बहुत ही लाल थीं, जिस तरह सुर्ख होती हैं, जिसको अली को उसी लम्हे याद आ गई। आंखें उसी तरह थी जैसे इनमें से खून निकल रहा हो, जो कभी उसकी हुई थी। वो खुद देख के डर गया था। और इतने वो काले स्याह थे, ब्लैक, बिल्कुल जिस तरह इंसान की जिसामत होती है, बिल्कुल इंसान की जिसामत की तरह थे। लेकिन अली कहता है कि उसके बावजूद मुझे उनके बीच में से आर पार नजर आ रहा था।
कोई भी काली सी चीज़ आपकी आंखों के सामने हो तो उसके बाद पीछे उसका नज़र नहीं आता क्या है, लेकिन वो इतने काले स्याह होने के बावजूद मुझे ये भी नज़र आ रहा था, उनके बीच में से आर पार मैं देख रहा था। उन दोनों पे अली की जैसे ही निगाह पड़ी और वो लाल लाल बड़ी बड़ी उसने आंखें देखी और इतने बड़े बड़े क्लियर शैडो देखे तो अली ने चीख मारी, और उसके बाद क्या हुआ अली को नहीं पता। जब अली ने आंख खोली तो उसके बाजू पे ड्रिप लगी हुई थी और उसकी बहन उसके पास बैठी हुई थी। अली ने आंखें खोलते ही जो पहला जुमला कहा, बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ, तो बहन जो पास ही बैठी थी भागती हुई आई और अली के हाथ पे हाथ रख दिया और आवाज़ दी, अली 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 मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ। जो अली डरा और सहमा हुआ था उसको हौसला देना शुरू हो गई, और अली जब हौसले में आया तो उसने कहा क्या हुआ है, हौसला करो, कुछ नहीं हुआ। तो अली ने देखा कि वो इस वक्त अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है और उसको ड्रिप लगी हुई है। अली को वो सारा मंजर याद आ गया जो उसने रात को देखा था, और वो उसको बड़ी बड़ी 13-15 फुट की वो दोनों जिन्नात जो उसने देखे थे वो भी उसको नज़र आ गए। तो उसने अपनी बहन से डरते हुए खौफजदा हालत में वो सारी कहानी बहन को सुना दी। उसने कहा कि रात मैंने ये देखा है। तो बहन बोली, भाई वो ऐसा था, इस तरह का था? तो अली और डर गया कि हाँ वो तो इस तरह का था, तुम कैसे जानती हो? उसने कहा जिस दिन अम्मी की डेथ हुई थी उसी रात, यानी कि आज से 2 रातें पहले, ये कुल वाली रात पे अली ने देखा था, उससे 2 रातें पहले जब डेथ हुई थी मैंने भी इस तरह देखा था, लेकिन मैं वो जो कज़न फलां वाली कज़न है उससे पूछा था तुमने किसी इस तरह साए को जाते हुए देखा? तो उसने कहा नहीं। तो फिर मैं शायद वहम समझी थी, इसका मतलब है मैंने भी उसको देखा था, तो वहम नहीं, वो क्लियर था, लेकिन मैं खौफ की वजह से बताया नहीं मैंने, आपने भी उसी को देखा है। अली ने कहा हाँ मैंने जिनको देखा वो 2 थे। तो बहन बोली जो वो गुजरा था वो मैंने 1 देखा था। तो लेकिन एक बात क्लियर हो गई थी कि दोनों ने जिसको देखा था वो एक जैसा ही हुलिया बन रहा था उसका। बहन बोली पापा को बताते हैं। तो अली ने कहा पापा वैसे ही गुस्से के बहुत सख्त हैं और इस तरह की उनको बातें कहेंगे तो वो और ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे, पापा को नहीं बताना वरना और हमें डांटेंगे, तुम लोग अब इन चक्रों में भी पड़ रहे हो, अब ये किस्से भी सुनाने शुरू कर दिए। उनके दिल में खौफ हो गया कि पापा को बताने से और डांट पड़ेगी। वो दोनों खामोश हो गए कि पापा को नहीं बताना। लेकिन घर में सहमे सहमे थे, बुझे बुझे से थे। बाप यही समझता था माँ जो गई है, जब मैं इतना परेशान हूँ तो औलाद कैसे नहीं परेशान होगी। लेकिन वो माँ की वजह से भी टेंशन में थे, बुझे बुझे से थे, और उन एक्टिविटीज़ की वजह से भी बुझे बुझे से थे जो घर में अब महसूस हो रही थी कि वो 2 बहन भाई घर में नहीं होते, कोई और भी होता है। सोचते बाप को बताएं, बाप का खौफ आड़े आ जाता, चुप हो जाते। एक दिन बाप ऑफिस से घर आ गया, शायद आज वो कैलूला करना चाहता था, दिन का खाना खाने के बाद कुछ देर सोना चाहता था, शायद वो थका हुआ था। वो अपने कमरे में गए खाना खाने के बाद और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गए कि मैं कुछ देर सो लूं। अभी उन्होंने आंखें बंद ही की थी, किसी ने दरवाज़ा खोला और अंदर चलता हुआ आ गया। उन्होंने आंखें फ़ौरन से खोल दी तो उन्होंने जो मंजर देखा, दरवाज़ा भी खुला था, चलने वाले की आवाज़ भी आ रही थी, लेकिन कमरे में कोई भी नहीं था। वो एकदम से उठ के बैठे कि कौन आया है? कौन? अली? मूना? कौन हो? कमरे में कोई होता तो जवाब देता, लेकिन वो ज़रूर जानते थे कि दरवाज़ा भी खुला है और पाँव की आहट भी मैंने सुनी है, कोई आया तो है कमरे में। दरवाज़ा खोल के अंदर आया है, क्योंकि आहट पहले दूर थी फिर मेरे करीब आती गई है, तो कोई जो भी था कमरे में आया है। मजबूरन वो अपनी चारपाई से उठे, बेड से उठे और उठ के उन्होंने इधर उधर देखा, कौन है भाई? कोई भी नहीं था। उन्होंने कहा पता नहीं कौन था। दोबारा से नींद उनको आई हुई थी, थकावट थी, तो दोबारा से वो लेट गए, आंखें बंद की और सो गए। अभी जैसे ही आंखें बंद की थी, बकायदा जिस तरह कोई अजीब सी बच्चे जैसे शरारत के मूड में हो तो हंसी हंसते हैं, की 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 अजीब सी एक हंसी हंसते हैं, उस तरह बकायदा उनकी हंसी की आवाज़ कमरे से आई, जिसका दरवाज़ा वो बंद कर चुके थे। दोबारा जब उन्होंने उठ के देखा था कोई नहीं था, तो उन्होंने फिर से दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पे लेटे ही थे कि किसी की हंसने की आवाज़ आई, की 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 आवाज़ आई, और उनके कानों ने आवाज़ का जो सिमत का अंदाज़ा लगाया तो वो बेड के पीछे जो खाली जगह बची हुई थी, जो साइड पे बेड पड़ा हुआ था, उसकी पीछे वाली साइड से आवाज़ थी। वो एकदम से अपनी जगह से उठे कि ये कौन शरारत कर रहा है, कौन बच्चा घर में आ गया, क्योंकि ये बच्चे की हंसने की आवाज़ थी, एक अजीब सी थी, जैसे कोई बच्चा हंसता है, इससे मिलती जुलती आवाज़ थी। लेकिन ये क्लियर था कि जो भी हंस रहा था
खिकी 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 अपनी हंसी को रोकने की कोशिश कर रहा था। वो बेड की उस जगह पे गए, जाकर झांका तो कोई भी नहीं था, बेड के नीचे भी देखा तो कोई भी नहीं था, लेकिन दिमाग ने कहा कोई हंसा जरूर था। या अल्लाह, ये क्या माजरा है। बिस्तर पे बैठ के कुछ देर सोचते रहे, इंतजार करते रहे किसी हंसी का, किसी दरवाजा खुलने का, किसी के चलने का। जब कुछ भी नहीं हुआ, थका हुआ शख्स जो बीवी के जाने पे वैसे ही टूट जाता है, थक जाता है, तो आज तो वैसे भी जिस्म टूट रहा था, तो फिर लेट गए सोने के लिए कि कुछ देर आराम कर लो। सोते हुए पता नहीं कितना टाइम गुजरा था कि एकदम से नींद में महसूस हुआ कि मेरा दम घुट रहा है, मेरा सांस नहीं आ रहा, मैं हिल नहीं पा रहा हूं। ये कंडीशन नींद में महसूस हुई कि मैं जकड़ा हुआ हूं, मैं हिल नहीं पा रहा, मैं हरकत नहीं कर पा रहा, यहां तक कि मुझे सांस भी नहीं आ रहा। नींद से जागते जागते आंखें खोल दी। अली के वालिद ने जब आंखें खोली तो नींद में जो कुछ देखा था, अब आंखें खोलते ही वही मंजर आंखों के सामने क्या था कि एक बड़ा सा ब्लैक शैडो, डार्क किस्म का काला स्याह साया पाँव वाली सिमत में नजर आया, जिसने दोनों पाँव पकड़े हुए थे और वो नजर आ रहा था कि कलेर एक साया खड़ा है और उसने पाँव पकड़े हुए हैं। और दूसरी जिस पे निगाह पड़ी, इस साइड पे बेड के जो खड़ा था, वो झुका इस अंदाज में था कि उसने अपने दोनों हाथ अली के बाप के सीने पे इस तरह जोर से रखे हुए थे कि उसकी सांस बंद हो रही थी। एक ने पांव से पकड़ा हुआ था और दूसरे ने अली के बाप का सीना दबाया हुआ था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था, और उसने इस अंदाज में सीने को जकड़ा हुआ था हाथों से कि वो हिलना भी चाहते तो हिल नहीं पा रहे थे। वो जो ख्वाब में देख रहे थे अब हकीकत में भी वही मंजर था, वो जकड़े हुए थे। लेकिन इबादत गुजार जो शख्स होता है, आखिरकार उसके मुंह पे, उसकी जुबान पे वो लफ्ज अदा हो ही जाता है जो इन चीज़ों से आज़ाद कराता है। अली के बाप ने भी वहीं पे अपने जिस्म को ज़ोर लगाते हुए, ज़बान जो हिल नहीं पा रही थी, जकड़ी हुई थी, उसको ज़ोर लगाते हुए जिस कलमे को, जिस लफ्ज़ को अदा कर पाए, वो लफ्ज़ था अल्लाह। ये लफ्ज़ उनके मुंह से अल्लाह निकला ही था कि जो सीने पे दबाव डाल के खड़ा था, काला स्याह ब्लैक शैडो, जिसकी लाल लाल सुर्ख आंखें थी, चलते हुए अंगारे की तरह आंखें थी, इसकी खौफनाक आंखें थी, और वो सामने वाला भी भयानक शक्ल का मालिक, खौफनाक जिसकी आंखें थी। अल्लाह लफ्ज़ मुंह से अदा होते हुई उसने अपने हाथ हटा दिए और जिसने पाँव को पकड़ा हुआ था उसने भी पाँव छोड़ दिए। उसके बाद अली के बाप को कोई होश नहीं रहा, वो इतना खौफजदा हो चुका था कि बस एक लफ्ज़ अदा हो रहा था, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और खौफ के आलम में अपनी बिस्तर पे उठे। ना उनको जूतों का होश, ना किसी चीज़ का होश, जो जो कुछ पढ़ सकते थे, जो जो सूरत, जो जो कुछ उनके ज़बान पे अल्लाह का नाम, अल्लाह का कलाम आ सकता था, अदा करते हुए अपने घर का दरवाज़ा खोलते हुए, यहाँ तक कि मेन गेट खोलते हुए वो बाहर चले गए। और घर के बाहर दूर वो जो सामने दुकान थी, वहाँ पे एक दुकान के अंदर उसी तरह कलमा का विर्द करते हुए, अल्लाह का विर्द करते हुए पहुँचे, और उस दुकान वाले की एक जो लकड़ी की बेंच पड़ी हुई थी उस पर जाके बैठ गए। जिस्म पसीने से शराबूर, ज़ुबान पे कभी कोई सूरत आ जाती है और कभी अल्लाह का विर्द शुरू हो जाता है, जिस्म पूरा कपकपा रहा है, पूरा जिस्म पसीने से शराबूर है। वो दुकान वाला देखते ही समझ गया, नाम लेके पुकारा, क्या हुआ है, क्या हुआ है? तो मुंह से सिर्फ इतना अदा हुआ, पानी पानी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, पानी। वो समझ गया या तो कोई तबीयत ख़राब हुई है या कोई कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है इस शख्स के साथ। ये घबरा गया, जानता था सामने वाले हैं। जल्दी से पानी का गिलास लेके आया, पानी पेश किया, उन्होंने जल्दी से पानी पिया और पानी कांपते हाथों के साथ पानी पिया और नीचे रख दिया। और उसके बाद वही अल्लाह का विर्द करते करते ऐसे सर पीछे नीचे टेबल पे रखा और ऐसे आंखें बंद कर ली, जैसे कुछ देर के लिए चाह रहे हो मुझे सोने दो, मुझे सुकून दो, मैं बेसकून हो गया हूँ, बेसकूनी मैं चला गया हूँ। उसने भी नहीं छेड़ा, आंखें बंद की, अल्लाह का विर्द करते करते ज़ुबान खामोश हो गई, सो रहे। दुकान वाले ने हिलाया तो देखा गहरी नींद में चले गए हैं। वो खुद परेशान हो गया, या अल्लाह क्या माजरा है, कोई ब्लड प्रेशर का मसला हुआ है, कोई शुगर का हुआ है, हार्ट का हुआ है, क्या हुआ है, मैं करूं तो क्या करूं। कुछ देर इंतज़ार किया, उसके बाद उसने अली को फ़ोन किया। कहाँ पे? उसने कहा क्या, मैं फ़लाँ जगह पे। खैरियत? उसने कहा तुम्हारे वालिद इस तरह मेरी शॉप पे आए हैं, इस तरह हालत में आए हैं और इस वक्त वो बेंच पे लेटे हुए हैं, गहरी नींद में चले गए हैं। अली ने कहा मैं अभी आता हूँ। अली भागता हुआ वहाँ पर पहुँचा और वालिद को वहाँ से उठाया, उठाकर
घर ले गया। बेटी और बेटा जितनी केयर कर सकते थे बाप की केयर की। बाप जब काफ़ी हद तक बेहतर हो गए तो पूछा, पापा क्या हुआ? तो बाप ने वो सारा वाकया उनको सुना दिया कि कैसे किसी ने दरवाज़ा खोला, कोई अंदर आया, कैसे मैंने किसी की आहट कलेर सुनी, कैसे कोई खिसियानी सी हंसी हंस रहा था उस जगह से। फिर नींद में जो कुछ मैंने देखा वो सचमुच में हो रहा था। एक ने पाँव पकड़े हुए थे और एक यहाँ खड़ा था। अल्लाह का लफ्ज़ अदा किया तो उन्होंने मेरी जान छोड़ी, वरना वो मुझे आज मार देते। तो फ़ौरन बेटी बोली, पापा हमने भी इनको देखा है। तो बाप और चौंक गया, किसको? उसने कहा, पापा ऐसा ऐसा था ना। बाप और हैरान हो गया, हाँ। तो अली बोला, पापा वो इस तरह का था, इस तरह का था। आपने कहा, हाँ, तुम दोनों को कैसे पता? तो उन्होंने किस्सा सुना दिया कि पापा हम तो डरे हुए थे कि आपको बताएंगे तो आप डांटेंगे, हम दोनों भी बारी बारी देख चुके हैं। बाप ने कहा, फिलहाल अब तुम लोग कोशिश किया करो, ये वाली आयत, ये वाली सूरत पढ़ते रहा करो। बाप ने हौसला दिया बच्चों को कि परेशान नहीं होना, बाज़ूक़ात ये हो जाता है, और लेक्चर भी दिया और समझाया भी कि बच्चे परेशान ना हो जाएं। लेकिन एक दिन बाद ही उन्होंने तलाश शुरू कर दी किसी आमिल की, किसी आमिल को ढूंढे और घर में लाके पढ़ाई करवा सकें ये क्या हुआ है। और जब बच्चे बाहर थे तो वो आखिर एक आमिल को घर लेकर आ ही गए। उस आमिल ने काफ़ी देर वहाँ पे पढ़ाई की, काफ़ी देर वहाँ पे पढ़ाई करता रहा। पढ़ाई करने के बाद उस आमिल ने बताया कि आपके घर के अंदर दो हैं जो मुस्तकिल बसेरा किए हुए हैं। और वो उसने पूरी स्टोरी सुना दी अली के बाप को कि ये कैसे कैसे अली उस जगह पे गया था। उन्होंने उस आमिल को खुद से बताया कि जब अली फलां फार्म हाउस पे आया हुआ था, इसने काले रंग का सूट पहना था और ये बहुत ही हसीन और जमील लग रहा था, लेकिन इसने बहुत तेज़ खुशबू भी लगाई हुई थी। हम उस क्यारी में मौजूद थे, जो फूलों वाली क्यारी सी थी, हम उस जगह पे मौजूद थे। जब ये हमारे ऊपर आके गिरा था तो बस उस वक्त हम दोनों इस पे फिदा हो गए थे। वो लम्हा था कि उसके बाद हम इसके साथ ऐसे जुड़ गए हैं कि वहाँ से हम उसी दिन के बाद इसके घर भी आ गए। और अली की जो तबीयत ख़राब हुई, 2-3 दफ़ा उसको आप हॉस्पिटल लेके गए, उसकी आंखें रेड हुई, सर में दर्द हुआ, वो हमारी वजह से हुआ था। यहाँ तक कि अली की माँ को जो बीमारियाँ लगी हैं और वो मरी है, वो भी हमारी वजह से मरी है। अली की माँ बिल्कुल ठीक थी, उसको कोई भी बीमारी नहीं थी, वो हमने ही उसको बीमार किया है, वो हमने ही उसको मारा है। ये सारी बात उन्होंने अली के बाप को उस आमिल ने बता दी और अली का बाप गुमसुम सा परेशान सा होकर खड़ा था कि मुझे पता ही नहीं, और मेरी बीवी को ले गए। वो दो जो उस फार्म हाउस से मेरे बेटे के साथ आए थे, उन्होंने मेरी बीवी को ही मार दिया। और उसने आमिल से पूछा, क्या वो अब भी मेरे घर में मौजूद हैं? तो आमिल ने कहा, हाँ, ना सिर्फ मौजूद हैं बल्कि वो अली के साथ जुड़े रहेंगे। मेरा इल्म इतना ही था कि मैं उनसे पूछ सकता था, मैं कोशिश कर सकता हूँ वो चले जाएं, लेकिन मेरा इल्म, वो इतने ताकतवर हैं कि मेरा इल्म उन पे इतना ज़्यादा नहीं चल सकता। उनकी मेहरबानी उन्होंने बता दिया है। अब अली के बाप को ये सब इसलिए सब कुछ सच लगा क्योंकि उस आमिल को कैसे पता लगा कि अली उस फार्म हाउस पे गया था, उसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे, वो सबको जब बता रहा था तो वो सच ही था। उस आमिल ने तावीज़ बना के दिए, धागे भी बना के दिए, चीज़ें इस तरह की दी बेटी के लिए, अली के लिए, उनके वालिद के लिए। लेकिन ये साथ में कह भी किया कि मेरा इल्म इतना नहीं कि मैं कंट्रोल कर सकूं, कोशिश ज़रूर करता हूं। और ऐसा ही हुआ, उन्होंने सब हिदायत पे अमल करा, लेकिन उसका इल्म काम नहीं कर सका, कोशिश नाकाम रही। अब भी सबको उस घर के अंदर उन दोनों की मौजूदगी महसूस हो रही थी। अब बाप क्योंकि इस राज से वाकिफ हो गया था कि ये जो दो हैं ये आए किस जगह से हैं, ये उस फार्म हाउस से आए हैं, और जुड़े हुए किसके साथ हैं? अली के साथ जुड़े हैं। बाप बेटे से ये सब कुछ छुपा रहा था कि बेटे को बताया तो बेटा डर जाएगा। उसने फैसला किया, मैं अपने बेटे को कुछ दिनों के लिए अपने भाई के घर इस्लामाबाद भेज देता हूँ। उसने अली से कहा, अली बच्चे कुछ दिनों के लिए अपने चाचू के घर जाओ, ज़रा आउटिंग करके आओ, फ्रेश हो जाओगे। उसने कहा, ठीक है पापा, मैं चला जाता हूँ।
बाप ने बेटे को रवाना किया। अली अपने चाचू के घर इस्लामाबाद पहुंच गया। उनके चाचू का जो घर था वो डबल स्टोरी था। नीचे वो खुद रहते थे, ऊपर वाला पोर्शन उन्हें रेंट पे दिया हुआ था। ऊपर वाला जो पोर्शन था वहां पे एक लड़का था जो हम एज था अली का, वो जाते ही अली का दोस्त बन गया। अली सारा वक्त उसके साथ गुजारता, क्योंकि चाचा के इस तरह का हम एज शायद बेटे थे या नहीं, ये मुझे उन्होंने भी नहीं बताया, मैंने भी नहीं पूछा। लेकिन क्योंकि ऊपर वाला का जो बेटा था वो हम एज था, इसलिए याराना दोस्ती लग गई और वो सारा दिन गपशप करते। यहाँ तक कि अली उसको अक्सर कहता कि यार रात को सोने के लिए जो मेरे पास नीचे उन्होंने कमरा दिया, काफ़ी बड़ा घर था, तो वहाँ पर आ जाया करो, गप्पे भी मारेंगे, सो जाया करेंगे। और ऊपर वाला लड़का अक्सर ही नीचे गप्पे मारते और वहीं पर ही सो जाता। अभी अली को आए हुए वहाँ पे कोई 5-6 दिन हुए थे, छठा दिन था शायद। तो अली ने उससे कहा यार आज रात को भी आ जाना, नीचे ही सोएंगे। तो उसको वालिद ने कहा यार रोज़ अच्छा नहीं लगता, अपने बेटे को समझाया कि तुम नीचे जाके सो जाते हो, बुरी बात है, कभी कभी चलो खैर होती है, रोज़ ना जाओ। तो उस लड़के ने इनकार कर दिया कि यार अली आज मैं नहीं आ सकता, कल आऊँगा, आज मुझे इजाज़त नहीं मिली। अली ने कहा चल ठीक है यार, तो उधर ही रहे। अब रात का समा था, अली उस कमरे में अकेला था। सोने के लिए वो बिस्तर पर लेट गया। लाइट उसने ऑफ कर दी, लेकिन वो जीरो वाला बल्ब हमेशा जला कर रखता था। अभी भी उसने कमरे का जीरो वाला बल्ब जलाया हुआ था। वो मोबाइल पे ऐसे मुख्तलिफ चीज़ें देख रहा था, चेक कर रहा था। जिस तरह लड़कों की आदत होती है कि अंधेरे के अंदर भी मोबाइल इस्तेमाल करते रहते हैं, तो वो भी अंधेरे के अंदर मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। अंधेरे के अंदर मोबाइल इस्तेमाल करते करते उसको ऐसा एहसास सा हुआ जैसे वो जो सामने दरवाज़ा खुला हुआ है, दरवाजे के लेफ़्ट साइड के ऊपर कोई चीज़ है। जैसे ही ये बात उसके दिमाग में आई तो उसने मुड़ के दरवाजे की तरफ देखा, तो वहाँ पे कोई था जो नीचे बैठा हुआ था। और वो इस अंदाज में बैठा हुआ था जैसे कोई रो रहा हो, तो दोनों घुटनों को जोड़ के, इस अंदाज में दोनों बाजुओं को जोड़ के सर बाजुओं के अंदर रख लेता है ऐसे, और उसने दोनों घुटने जोड़े हुए थे। अली ने कहा ये कौन है? उसने फौरी तौर पे मोबाइल जो उसके हाथ में था उसकी टॉर्च जलाई। टॉर्च जलाते ही जैसे ही उसने टॉर्च का रुख उस सिमत की तरफ किया जिस सिमत में वो बैठा हुआ था, तो उसकी आंखों ने देखा जो है उसके पूरे जिस्म के ऊपर काले स्याह बाल ही बाल हैं, और वो इस अंदाज में बैठा है जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस तरह सर घुटनों में दे के बैठा है। और जैसे ही अली की रोशनी उसके ऊपर पड़ी तो जहां उसको अली को उसके पूरे जिस्म पे बाल ही बाल नजर आए, वहीं पे अली ने उसके पाँव की तरफ देखा तो इतने बड़े बड़े उसके पाँव के नाखून थे कि उसका कहना है कि मेरे तकरीबन बाजू जितने बड़े बड़े उसके नाखून थे पाँव के, इतने बड़े बड़े नाखून थे कि मैं पहली निगाह जिस चीज़ पे पड़ी वो उसके बाल और नाखून थे। और जैसे ही उसके ऊपर मोबाइल की रोशनी पड़ी तो उसने अपना सर ऊपर उठाया आहिस्ता से, और जैसे ही उसने आहिस्ता से अपना सर ऊपर उठाया तो पहली चीज़ जो अली ने देखी वो बहुत बड़ी इंसानी आंख से 4 गुना बड़ी बड़ी उसके पूरे मुंह पे जो फैली हुई थी वो आंखें ही आंखें थी, लाल सुर्ख अंगारे की तरह, जलते हुए अंगारे की तरह, जैसे खून निकलता है आंखों में से, ऐसी 2 बड़ी बड़ी आंखें थी जिनमें से जैसे खून निकल रहा हो। और उसने अभी सर उठाया ही था कि उसने उसी वक्त छलांग मारी और अली के ऊपर। उसके बाद अली को नहीं पता उसके साथ क्या हुआ। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने इर्द गिर्द चचा को, चची को और घर वालों को बैठे हुए पाया, जो सारे ऐसे थे जैसे रात सारी सो ना सके उसके बिस्तर के पास बैठे बैठे ऊँघ रहे थे। अली एकदम से उठ के बैठा और उनको कहा क्या हुआ है? तो उन्होंने बताया है कि एकदम से हमें आवाज़ें आई हैं, तुम बहुत ज़्यादा चीख रहे थे, अजीबो गरीब सी चिल्लाने की, खौफजदा होने की, डरने की आवाज़ें आ रही थी। हम भागते हुए जब अंदर पहुँचे तो तुम्हारे हाथ पाँव बाकायदा मुड़े हुए थे, पाँव की उंगलियां मुड़ चुकी थी, तुम्हारी आंखें ऊपर को तरफ चढ़ गई थी, वाइट हुई थी, और तुम ऐसे थे जैसे तुम्हारे अंदर कोई चीज़ आ गई है। हम तुम्हारे ऊपर जैसे ही करीब तुम्हारे पहुँचे तुमने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा ताकत थी कि हम तुम्हें जितना पकड़ते थे हम सब मिल के पकड़ रहे थे, उसके बावजूद तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा ताकत थी। तुम अपना सर कभी दीवार में टकरे मारते, कभी हमारे
हमें सर मारने की कोशिश करते, तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, क्योंकि उस वक्त अंदाज़ा हो गया था हमें तुम्हें जब हमने पकड़ लिया था कि ये अली नहीं है, इसके अंदर कोई और चीज़ आ गई है, क्योंकि तुम जिस तरह आवाज़ें निकाल रहे थे वो तुम्हारी आवाज़ नहीं थी, जिस तरह तुम्हारे हाथ पाँव मुड़े हुए थे और जितना तुम्हारे अंदर ताकत थी वो उस वक्त तुम नहीं थे, वो कोई जिन था जो तुम्हारे अंदर मौजूद था। क्योंकि हम सब मिलके भी जब पकड़ रहे थे तो तुम्हें पकड़ नहीं पा रहे थे। फिर हम सब ने अपने अपने मोबाइल पे कुरान मजीद की तिलावत लगा ली, तो उस तिलावत लगाने से इतना हुआ कि तुम चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन तुमने हमारे ऊपर हमला करना बंद कर दिया, वरना मुसलसल तुम हम पे हमला कर रहे थे। हम सारे खौफजदा थे और मुसलसल तिलावत लगा के रुके रहे और तुम अजीब से वहाँ पे आवाज़ें निकालते रहे, अजीब से स्टाइल में रहे। लेकिन जैसे ही सुबह की अजानें हुई तो उस वक्त तुम खामोश हुए और आहिस्ता से तुम अपने बिस्तर की तरफ गए और तुम सो गए। तुम तो सो गए, लेकिन हम वहीं अभी तक उस टाइम से लेके जब से तुम सोए हो वहीं पे मौजूद हैं। तो अली ने बताया कि मैंने रात जो देखा था वो ये मंजर था, और उसने मेरे ऊपर जब छलांग लगाई तो उसके बाद मुझे नहीं पता। अली ने उसी वक्त अपने बाप को फ़ोन किया और कहा अब्बू मैं वापस आना चाहता हूँ। बाप ने कहा क्या हुआ, अभी तो गए थे। उसने कहा मैं वहीं पे आके बताऊँगा, मुझे फौरी वापस आना है। बाप ने कहा ठीक है आ जाओ। उसने चचा लोगों से कहा आपने मेरे वाले साहब को कुछ भी नहीं बताना, वो परेशान हो जाएंगे, मैं खुद जाकर बताऊँगा। वो वहाँ से रवाना हुआ और घर पहुंच के उसने अपने बाप को सारी कहानी सुनाकर रोना शुरू कर दिया और कहा मैं तंग आ गया हूँ इस ज़िंदगी से, मेरी जान छुड़वाइए इस मखलूक से, ये तो मेरे साथ साथ जा रही है। अब मैं इस्लामाबाद चला गया हूँ तो वहाँ पे भी ये मेरे पीछे आ गई है, खुदारा मेरा पीछे छुड़वाइए इससे, मुझे बचाएं इससे। बाप ने फिर कोशिश की किसी पीर फ़कीर को ढूंढ सके और अली का इलाज करा सके। ऐसा ही हुआ, एक फिर मिला, उसके पास बाप लेकर गया अली को। उसने अली को बिठाया, उसके सर पे हाथ रखा, कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद अली को कुछ भी याद नहीं रहा, वो बेहोश हो गया। जब वो होश में आया तो उसने उसको उसी आमिल के पास पाया और आमिर ने कहा ये धागा जो तुमने हाथ में पहनना है, ये पानी है जो घर के अंदर छिड़कना है, ये यूं करना है, वो सारी चीज़ें देकर कहा कि अब तुमने मेरे पास चक्कर लगाते रहना है। बाप बेटे को लेके घर आ गया, वो तावीज़, वो धागा, जो कुछ उसने समझाया था, पीर ने कहा था, वो सब कर लिया। लेकिन अली अब भी महसूस करता था कि जब रात को सोता था तो उसके साथ बिस्तर पे कोई लेटा होता था। वो अपने लेफ्ट साइड पे देखता तो यहाँ पे भी कोई लेटा होता था, राइट पे भी देखता तो कोई लेटा होता था, चीख मार के उठ के बैठ जाता, इधर उधर देखता, लेकिन कोई नहीं होता था। और ऐसा मुसलसल होने लगा था। अली अजीब सा हो गया था, उसकी अजीब सी सूरत हाल हो गई थी, उसको कुछ समझ नहीं आ रही था कि मेरे साथ हो रहा है तो ये क्या हो रहा है। उन्हीं दिनों में उसका एक कज़न था, साजिद फर्जी नाम है, वो उसके पास आया तो अली उसको गले लगाकर रो पड़ा। वो उसका बेस्ट फ्रेंड भी था, उसका कज़न भी था। वो रोता रहा, सिसकियाँ लेता रहा। तो साजिद ने कहा क्या हुआ अली तेरे साथ? तो अली ने उसको सारा माजरा सुनाया। सारा माजरा सुनाने के बाद कहा कुछ ऐसे राज भी हैं जो मैंने माँ बाप को भी नहीं बताए, मैं तुम्हें वो भी बता देता हूँ। उसने कहा हाँ, दिल का बोझ हल्का करो, बताओ क्या हुआ। उसने कहा मैं अक्सर ख्वाब देखता हूँ, एक ही ख्वाब देखता हूँ जो बार बार देखता हूँ। रात का पहर है, मैं कब्रिस्तान में हूँ, मैं चलते चलते एक कब्र के पास जाता हूँ, वो कब्र खुली हुई है, उसकी मट्टी साइड पे पड़ी हुई है। उस खुली हुई कब्र के ऊपर जाकर जब मैं खड़ा होता हूँ तो उसके ऊपर एक 13-14 फुट का मुर्दा है जो इंसानी कद से कई गुना लंबा है, 12-14 फुट का। वाइट कफन पहनकर वो लेटा हुआ है। वो जो वाइट कफन है वो खून से भरा हुआ है। उस कफन के ऊपर वाइट कहीं से वो वाइट रह गया, बाकी हर जगह पे खून के धब्बे ही धब्बे हैं। लेकिन वो जो मुर्दा उसके अंदर लेटा है उसका मुंह कफन से बाहर है, बाकी सारा वो कफन में ढका हुआ है, मुंह उसका खुला हुआ है, कफन के बाहर है। और वो मेरी तरफ आंखें खोलकर देख रहा होता है और मैं भी उसको खड़ा देख रहा होता हूँ। वो आंखें झपके बगैर मुसलसल मुझे देखता है। एकदम से फिर वो कब्र के अंदर से छलांग मारता है, वो सीधा मुझ तक पे पहुँच जाता है, मेरे पास आके खड़ा होता है और मुझे वो दबोच लेता है, जैसे कब्र से मुझे दबोचने के लिए आया था। और मुझे जैसे ही दबोचता है तो मुझे खून की बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, जो उसके कफन पे खून ही खून लगा होता है। और वो मुझे दबोच के कब्र के अंदर छलांग लगा जाता है, मुझे भी कब्र के अंदर ले जाता है। और मैं चीख मारकर आँख खोल देता हूँ, चीख मारकर डर जाता हूँ, मेरी आँख खुल जाती है।
ये ख्वाब मैं कई अरसे से देख रहा हूँ। मैं अपने बाप को भी इस ख्वाब को नहीं बताया, मैं थक गया हूँ। मैं इनको हर वक्त अपने साथ महसूस करता हूँ। उस पीर ने जो चीज़ें दी थी उसके बाद अब फ़र्क पड़ा है तो सिर्फ इतना पड़ा है कि अब ये मुझे इंसानी रूप में भी नज़र आते हैं। मुझे ऐसे ऐसे चेहरे नज़र आते हैं जिनको मैंने पहले कभी नहीं देखा। और मुझे अपने घर में फिरते हुए नज़र आते हैं। एक मर्द, दो मर्द मुझे नज़र आते हैं और वो हमारे कमरे की तरफ, कभी पापा के कमरे की तरफ, कभी किसी कमरे की तरफ जब जाते हुए देखता हूँ तो मैं पीछे पीछे जाता हूँ, ये कौन है। जब मैं कमरे में अंदर जाता हूँ तो कोई भी नहीं होता, तो मैं समझ जाता हूँ ये वही दो हैं जो रूप धार के यहाँ पे इंसानी शक्ल के अंदर फिर रहे हैं। मेरा पीछा छुड़ाओ अली। अली बोला साजिद से कि मैं थक गया हूँ। बाहर भी मुझे कुछ बंदे घूरते हुए नजर आते हैं तो मैं समझ जाता हूँ जिस तरह ये मुझे घूर रहे हैं ये इंसान नहीं है, ये वही दो हैं जो रूप धार के फिर रहे हैं, अक्सर मेरे साथ ही होते हैं। साजिद ने कहा मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो काफ़ी पहुँचा हुआ है, तुम टेंशन न लो, कल मैं तुम्हें उसके पास लेके जाऊँगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। साजिद ने अगले दिन अली को साथ लिया और उस पीर के पास पहुँच गए। उसने एक मुसल्ला बिछाया, अली को उसके ऊपर बिठा दिया, उसने पढ़ाई शुरू की और अली बेहोश हो गया। साजिद वहाँ पे सारा मंजर देखता रहा। जब अली होश में आया तो पीर ने कहा साजिद से, अपने दोस्त को वो तमाम बातें बता दो जो यहाँ पे हुई हैं। तो साजिद ने कहा पीर साहब ने यहाँ पे हाज़िरी की है और वो चीज़ तुम्हारे अंदर हाजिर हो गई थी। अली जानता था कि उसको कोई उस वक्त होश नहीं था, वो जो चीज़ भी बोलती रही है, पीर साहब के साथ हम कलाम रही है, वही जिन रहे हैं। अली को कुछ याद नहीं था। तो साजिद ने बताया कि जब वो चीज़ तुम्हारे अंदर से हाजिर हुई है, तुम बेहोश हो गए थे लेकिन वो चीज़ बोल रही थी। आमिल ने उससे काफ़ी सवाल जवाब कहे और आखिर में उससे कहा तुम इसको छोड़ते क्यों नहीं हो। तो वो सब बता दिया। उन्होंने कहा हम अली के बाप को भी ये बात बता चुके हैं। इससे पहले कि इनके घर में एक आमिल आया था जिसने पढ़ाई की थी, हमने उस आमिल को सारी कहानी भी बता दी थी कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, इस तरह आए हैं, इस तरह आए हैं, इस तरह आए हैं। वो सारी बात हमने बता दी थी। अली के बाप को भी वो सारी बात पता है, तब से हम अली के साथ हैं। इसके बाप ने इसको इस्लामाबाद भेजने की कोशिश की, हम वहाँ पे भी तब भी उसके साथ गए थे। हम इसको नहीं छोड़ सकते, अब हम मरते दम तक, जब तक ये ज़िंदा है, हम इसके साथ हैं। उस आमिल ने कहा तुम इसको तंग करना छोड़ सकते हो, इसको नज़र आना बंद हो जाओ, इसको तंग करना छोड़ दो। उसने कहा हमारी 3 शर्तें हैं, अगर ये हमारी 3 शर्तें मान ले तो हम इसको तंग नहीं करेंगे। उसने पूछा बताओ अपनी शर्तें। उन्होंने कहा पहली शर्त, फलां जगह पे जो दरबार है वहाँ पे ये हर जुमेरात को हाज़िरी देने के लिए जाएगा और दिया जाकर जलाएगा दरबार पे। ठीक है। आमिल ने देखा साजिद की तरफ जो अली को लेके आया था, जैसे पूछना चाह रहे हो शर्त कबूल है, तो साजिद ने कहा ठीक है। हाँ में सर हिलाया कि जाएंगे, ये जाएगा, दिया जलाएगा। दूसरी शर्त, उसी दरबार पे हर 2 से 3 महीने बाद फूलों की चादर या कपड़े की चादर, हर 2-3 महीने बाद अली वहाँ पे उसी दरबार पे चादर भी चढ़ा के आएगा। अली ने साजिद ने हामी भरी, हाँ जी चढ़ा आएगा। तीसरी शर्त, इस दरबार से आगे जो वो दूर फलां जगह शहर में जो वो दरबार है, अली साल की इस महीने में 1 दिन के लिए उस दरबार पे जाएगा, सारा दिन वहीं पे गुजारेगा, लंगर खाएगा और रात को वापस आएगा। 1 दिन हाज़िरी वहाँ पे देगा और धमाल भी डालेगा वहाँ पे, साल में 1 दिन। साजिद ने हामी भर ली, जी ठीक है। तो साजिद ने कहा कि तुम्हारी बेहोशी की हालत में मैंने ये सारी शराइत तो मान ली हैं, लेकिन अली तुम्हें इन शराइत को मानना पड़ेगा, तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। अली ने कहा मैं ऐसा करूँगा। उस पीर ने भी कोई धागा दिया, चीज़ें दी पढ़ने के लिए, ये वो सारा कुछ किया और अली जुमेरात को गया, उस दरबार पर हाज़िरी दे गया। तो उसके बाद ये हुआ कि वो चीज़ें अब उसको नज़र आती थीं, लेकिन कम कम, अब ज़्यादा नज़र नहीं आती थीं। अली को अब ज़्यादा तंग नहीं कर रही थी, लेकिन साथ थी। अली को ये पता था गई नहीं है मेरे साथ अभी। अली अब बाकायदगी से हर जुमेरात को साजिद के साथ कभी अकेला उस दरबार पर जाता, दिया जला कर आता और हर 3 महीने बाद, 2 महीने बाद जाता, कभी गुलाब के फूलों की, कभी कपड़े वाली चादर भी चढ़ा कर आता। वो ये भूल गया एक तीसरी शर्त भी थी, जब वो ख़ास महीना जब उनका उर्स आता था, वो जब महीना शुरू हुआ तो अली के भूला हुआ था कि मैंने वहाँ पे जाना है, तो एकदम से उसके सर के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गया जो उसको पहले कभी हुआ था।
और जब 2-3 दिन ये दर्द बढ़ता गया तो उसने साजिद से रब्ता किया और कहा कि यार सर में दर्द हो रहा है। तो साजिद ने कहा तुम्हें शर्त शायद तीसरी भूल गई है, ये वाली शर्त थी। उसने कहा हाँ, और दोनों ने तैयारी पकड़ी, वहाँ पे गए और जो कुछ उस पीर ने कहा था उसी तरीके किया, लंगर खाया, धमाल डाली, सारा कुछ किया। जब वापस आए बिल्कुल नॉर्मल हो गया, उसका सर का दर्द गायब हो गया। अब अली उन 3 शर्तों पे अमल कर रहा था, लेकिन बुझा बुझा सा था कि ये मैं किस अजाब में फंस गया हूँ, ये कैसी ज़िंदगी है। उसको दरबारों पे जाना अच्छा नहीं लगता था। और फिर एक दिन ऐसा हुआ, अब अली को महसूस होता था कि कोई दोस्त, कोई यार उससे लड़ता था, उसके साथ गालम गलौज करता था या उसको बुरा भला कहता था, तो अगले दिन उसके साथ बुरा हो जाता था, बीमार हो जाता था, पेट खराब हो जाता था, सर में दर्द हो जाता था, कुछ ना कुछ उसके साथ बुरा हो जाता था। अली ये नोट कर रहा था कि एक दिन साजिद और अली इकट्ठे घर के बाहर बैठे हुए गपशप कर रहे थे, बेस्ट फ्रेंड भी थे, कज़न भी थे। बातें करते करते किसी बात पे झगड़ा सा हो गया। साजिद थोड़ा सा अली से उम्र में बड़ा भी है, तो उसने ज़रा उसको डांटा और डांटते डांटते गुस्से में एक थप्पड़ भी उसके सर पे रसीद कर दिया। गुस्से में अली वहाँ से खड़ा हो गया और उसको कहा जा मैं तुझसे नहीं बोलता, तूने मुझे मारा है, तू मैं हो गई। अली अपने घर को चला गया और साजिद जिसने थप्पड़ मारा था गुस्से में, वो भी अपने घर को चला गया। रात खैरियत से गुजरी। अगले दिन 1-2 बजे का टाइम था कि अली के वालिद साहब को फ़ोन आया, साजिद का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में, आप लोग हॉस्पिटल आ जाएं। अली का बाप और अली बाइक पे बैठे हॉस्पिटल पहुंचे। बाप ने कहा तुम बाइक को लॉक करके पार्किंग में लगा के आ जाओ, मैं अंदर चल रहा हूँ वार्ड में। उन्होंने कहा जी पापा मैं आ रहा हूँ। वो बाइक को पार्किंग में लगाने चले गए, अली का बाप अंदर चला गया और अली ने बाइक पार्क की और हॉस्पिटल में दाखिल हुआ। जैसे ही हॉस्पिटल के गेट से दाखिल हुआ तो सामने एक शख्स बैठा हुआ था, जिस पे अली की जैसे निगाह पड़ी तो अपनी कुर्सी से ऐसे खड़ा हो गया, उस बेंच पे जिस पे बैठा हुआ था खड़ा हो गया। उसका अंदाज ऐसे था जैसे वो इस रास्ते पे बैठा था कि अली जैसे ही दाखिल हो तो वो अली को देख ले, और ऐसा ही हुआ। अली जैसे ही दाखिल हुआ, उसने अली को देखा तो फौरी तौर पे खड़ा हो गया और सीधा चलता हुआ अली के पास आया। अली भी हैरान था, पहचानने की कोशिश कर रहा था कौन है ये शख्स जिसको मैं जानता नहीं हूँ। रंग उसका काला स्याह था, मोटा सा शख्स था। वो सीधा चलता हुआ अली के पास आया और करीब पहुंचते ही उसने हाथ ऐसे आगे बढ़ाया जैसे वो हाथ मिलाना चाहता हो। अली ने पाँव से लेकर सर तक उसको देखा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो कि कौन है ये शख्स, क्या मैं इसको जानता हूं, पहले इससे कभी मिला हूं या पहली दफ़ा मिल रहा हूं। इतना भारी भरकम और ऊपर से काला स्याह रंग। अली ने कहा मैं इसको नहीं जानता। साथ ही उसने अपना हाथ सलाम के लिए उसको पेश कर दिया। उस शख्स ने जैसे ही अली का हाथ थामा तो उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट सी आ गई। तंजिया कह लें या एक ऐसी मुस्कुराहट कह लें जिसके अंदर कोई पैगाम छुपा होता है, जैसे वो मुस्कुरा कर कोई पैगाम देना चाहता था कि तुम्हारा काम कर दिया। उसी वक्त अली ने जब वो मुस्कुराया, उसने मुंह खोला तो उसके दांतों पे अली की निगाह पड़ी तो बहुत ही टेढ़े मेढ़े से दांत थे, बहुत ही अजीबो गरीब से दांत थे। अली देख के दांतों को हैरान हो गया कि ये कैसे दांत हैं अजीबो गरीब से, टेढ़े मेढ़े से। और साथ ही उसने बस सिर्फ मुस्कुराहट, कुछ सेकंड के लिए वो मुस्कुराया और साथ ही उसने अली का हाथ छोड़ा और तेजी के साथ बाहर चला गया। अली हैरान था कि मैं अभी दाखिल हुआ हूँ, ये शख्स मेरे इंतज़ार में बैठा था, इसने मुझे जैसे ही देखा सीधा चलता हुआ मेरे पास आया, मुझे हाथ मिलाया, एक मुस्कुराहट चेहरे पे लेके आया अजीब सी, और उसके बाद रवाना हो गया। ये कैसा पैगाम था? खैर अली अंदर गया तो उसको पता लगा उसके कज़न का बहुत बुरी तरीके एक्सीडेंट हुआ है, उसका पूरा ये शोल्डर, ये हड्डी, ये सारा क्रैक हो गया है। उसको प्लास्टर चढ़ा हुआ था और तकरीबन अब 3-4 माह उसको बेड रेस्ट बताया गया था। अली कभी कभी अपने कज़न के पास जाता, उसके घर चक्कर लगाता, वो अगर वो खामोश रहता, अब उसे दिल की कोई बात नहीं करता था। अली हैरान था कि साजिद तो मेरा इतना अच्छा दोस्त था, मुझसे बात क्यों नहीं करता, मुझसे कतराना क्यों शुरू हो गया है। जब साजिद बिल्कुल कुछ अरसे बाद ठीक हो गया, कुछ 4-5 महीनों बाद, तो अली उससे मिला और उसको कहा, अली ने उससे कहा साजिद से, क्या बात है साजिद, तुम आप मुझसे मिलते क्यों नहीं हो, तुम इतनी सी बात को अभी तक दिल में रख के फिर रहे हो, जो हम नाराज़ हुए थे, क्या बात है मुझे बताओ। तो साजिद ने कहा, बीमारी की हालत में मैंने जो ख्वाब देखा था, जब मुझे प्लास्टर लगा होता था, मैं बेड रेस्ट पे था, तो मैंने एक ख्वाब देखा था, एक काला स्याह सा बंदा था, मोटा सा था, वो अक्सर मेरे ख्वाब में आता था और मुझे कहता था, आज के बाद अगर तुमने
एक उंगली भी अली को टच की तो इस दफ़ा ये हिस्सा तोड़ा है, अगली दफ़ा तुम्हें टोटल को तोड़ देंगे। और वो फिर मुस्कुराता था। तो अली ने कहा क्या जब वो मुस्कुराता था तो उसके दांत बहुत टेढ़े मेढ़े से थे? अली ने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े से थे। तो अली एक लम्हे में समझ गया वो जो वहाँ पे बैठा था वो वही जिन था जो रूप धार के बैठा था अली को बताने के लिए कि अगर उसने तुम्हें कल थप्पड़ मारा था तो उसका अंजाम भी देख लो हमने क्या किया है। क्योंकि बाकी दोस्त तो सिर्फ बातों की हद तक उससे लड़ते थे, थप्पड़ उसने मारा था। अब अली अजीब सा हो गया, ये कैसी ज़िंदगी है मेरी, इतना कुछ करके भी, हाजिरियाँ दे के भी, सारा कुछ करके भी अभी तक ये मेरे साथ जुड़े हैं, अभी भी मुझे इंसानी शक्ल में ये नज़र आते हैं। फ़र्क ये पड़ा है पहले अपनी असली रूप में नज़र आते थे, अब असली रूप में कभी कभी नज़र आते हैं, ज़्यादातर इंसानी रूप में नज़र आते हैं। मैं क्या करूँ? वो डिस्टर्ब रहने लगा, बुझा बुझा सा रहने लगा। वहीं पे अली का कहना है कि मेरा एक कज़न जिसका असली नाम है मोमिन उसके घर आया और अली से दुआ सलाम के बाद पूछा यार मैंने सुना है तुम्हारे घर में ये मसाइल हैं, ये जिनात इस तरह की चीज़ें होनी। अली ने कहा तुम्हें किसने कहा? उसने कहा हाँ यार मुझे पता है, खुल के मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। अली ने पूछा कैसे? अली ने उसको सारा बता दिया, ऐसे ऐसे मामलात हैं। उसने कहा यार मैं एक शख्स को जानता हूँ, मैंने उसकी काफ़ी चीज़ें देखी हैं, सुनी हैं, अमल भी किया है, वो तुम्हारा मसला हल कर सकता है। उसने कहा वो कौन है? उसने कहा उसका नाम है मज़हर मलिक, MMTV का उसका चैनल है और उस पर इस तरह के वो प्रोग्राम भी करता है, वो दायरा कड़ा सिखाता है। तुम एक दफ़ा एक काम तो करो, उसने दायरा कड़ा सिखाया, तुम वो एक दफ़ा दायरा कड़ा तो करके देखो, तुम्हें शायद उससे बेहतरी आए, उससे फ़र्क पड़े। अली कहता है मैंने MMTV देखा, उस पर प्रोग्राम ढूंढा और उसके बाद वो दायरा कड़ा जो था वो मैंने वहाँ से सीखा। उसके बाद जब मैंने अपनी ज़ात पे दायरा कड़ा किया तो मुझे ऐसे लगा मैं हल्का फुल्का सा हो गया हूँ। मुझे जो अपने इर्द गिर्द महसूस हो रहा था, फिर मुझे महसूस होना शुरू हुआ कि वो अब ऐसा नहीं हो रहा। फिर उसने ये दायरा कड़ा अपनी बहन को बताया, यही दायरा कड़ा अपने उसने बाप को बताया और उन लोगों ने भी जब वो दायरा कड़ा मुस्तकिल करना शुरू कर दिया तो अली ने मुझे बताया कि अब कंडीशन ये है कि कभी गलती से अगर हम दायरा कड़ा भूल जाएं तो ये अब हमारे सामने आ जाते हैं। अगर हम दायरा कड़ा करके रखें तो ये हमें बिल्कुल ऐसा लगता है हमारे घर में कुछ है ही नहीं। मैं, मेरी बहन और मेरा बाप बिल्कुल हम रिलैक्स होते हैं, इसलिए बाकायदगी से हम दायरा कड़ा करते हैं। और मैं आपका हर प्रोग्राम देख चुका हूँ, एक एक स्टोरी सुन चुका हूँ, एक एक प्रोग्राम देख चुका हूँ। मुझे जब उन्होंने ये स्टोरी भेजी है ना तो कुछ उन्होंने वर्ड ऐसे बोले, इतना क्रेजी हूँ मैं आपका फ़ैन, डाइंग फ़ैन, मतलब ऐसा कहा। मैंने कहा बहुत सारे फ़ैन कहते हैं, वो भी फ़ैन कह रहा है, लेकिन जब एंड में उन्होंने ये कहा कि मैंने वो स्टोरी दायरा कड़ा वहाँ से सीखा और उसके बाद अब मैं रिलैक्स हूँ। मज़हर भाई आप मैंने फिर क्या कहूँ, उनसे इजाज़त मांगी। मेरी जब फ़ोन पे बात हुई मैंने कहा आपकी कुछ वर्ड, क्योंकि मैं बताऊंगा प्रोग्राम में तो अच्छा नहीं लगेगा, अगर आपकी इजाज़त हो तो कुछ वर्ड आपके मैं चलाना चाहता हूँ। आपकी फीलिंग जो है, ये फीलिंग जो आपकी इस, क्योंकि दायरा कड़ा करने के बाद उसकी ज़िंदगी में यकीन मानिए इतना रिलैक्स हुआ है, वो ऐसे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में सुकून आ गया है। खुदा ने, वो कहता है मुझे तो इतने फ़िक्र कहते हैं आपको खुदा ने मेरे लिए फ़रिश्ता बनाकर भेजा है। तो मैंने कहा अगर आपकी इजाज़त हो अली, मैं इसको कुछ क्लिप आपके ऑडियो के चलाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा सर आपको इजाज़त है, आप चला दें। तो मैं एंड पे जब खुदा हाफ़िज़ करूँगा तो वो आप उनकी फीलिंग अली की क्या है ज़रूर सुनिएगा, जो अब वो इतना रिलैक्स है, अभी भी उसके साथ चीज़ें अटैच हैं, अभी भी सारा कुछ उसी तरह है, वो दो जिन अभी भी उसके साथ हैं। और इंशाल्लाह मैं जल्द ही अली के पानी भी पढ़ के दूंगा और अली का इस तरीके इंशाल्लाह इलाज करूंगा कि अली हल्फन आपको मैसेज भेजेंगे कि इंशाल्लाह मेरा वादा है कि वो कहेंगे अब मेरी ज़िंदगी जैसे ये चीज़ें चली गई हैं और इंशाल्लाह मैं फ़ी सबिलिल्लाह की चीज़ों को भेज दूंगा अली की ज़िंदगी से। ये मेरा इंशाल्लाह वादा है अली आपके साथ। तो इसमें एक दो सवाल पैदा होंगे आपके दिल में, वो मैं ज़रूर क्लियर करता जाऊँ कि जिनात ने शर्त रखी कि दरबार पे दिया जलाएगा और हाज़िरी देगा, चादर चढ़ाएगा। बहुत सारे लोग इस ट्रैक पे ना चले जाएं, इस ट्रैक पे नहीं चढ़ना। मैं ख़ुद दरबारों पे जाता हूँ तो जाके फातिहा पढ़ता हूँ। जिसने खड़े होकर मांगा उसने नाउज़ बिल्लाह शिर्क किया, रब के अलावा किसी से नहीं मांग सकते। सो रब से ही मांगना है, दरबार से नहीं। मैं खुद जाता हूँ दरबार पे, कुछ देर के लिए कवाली सुनता हूँ, फातिहा करता हूँ, उनके लिए वापस आ जाता हूँ, दुआ करता हूँ उनके लिए कि अल्लाह ताला उनको और बुलंद दर्जात अता फरमाए, ये ज़रूर दुआ करता हूँ और खुदा से ही मांगता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, वापस आ जाता हूँ। इससे ज़्यादा दरबार पे कुछ नहीं। जिन्नात इंसान को बहकाते हैं, गलत रास्ते पे डालते हैं, शिर्क की तरफ लेके जाते हैं। जो बुरे शैतान होते हैं, नेक जिन नहीं,
नेक जिन नमाज की तरफ लगाते हैं, नेक जिन तंग भी नहीं करते, क्योंकि वो बुरे जिनात थे इसलिए उसको शिर्क की तरफ लगा रहे थे कि हाजिरी दे, दिया जलाए, चादर चढ़ाए, उधर जाके धमाल डाले। इससे क्या होता तो उसका नऊज़ बिल्लाह ईमान रब से हट के दरबारों की तरफ हो जाता कि मेरा सकून, मेरी ज़िंदगी में जो खुशी आती है वो दरबार से आने से आती है। तो इसका मतलब है दरबार ही हल हैं। तो इसलिए इंसान को वो दरबार के ट्रैक पे जिनात लगाते हैं कि उधर जाओगे तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। मतलब पता क्या होता है, आप शिर्क करें, दरबारों की तरफ जाएं। और ये कौन से शैतान जिनात करवाते हैं? जो बुरे जिनात होते हैं, जो शैतानों में से होते हैं, शैतानगी करना उनका काम होता है, इसलिए वो आपको दरबारों की तरफ जाते हैं। कभी ये बात मत सोचिएगा कि उसने जिनात ने शर्त रखी थी तो हमें भी दरबारों पर जाना है। नहीं, आप शिर्क करेंगे। अगर वो नेक जिन होते तो वो कहते हमारी शर्त ये है, ये 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेगा, हमारी शर्त ये है, ये बाकायदगी के साथ तिलावत करेगा, हमारी शर्त ये है, ये उम्रा करने जाएगा। ये शराइत होती। दरबारों वाली शराइत का मतलब था उसको बहकाना, उसको गुनाह की तरफ भेजना, क्योंकि दरबारों पे जाके इस तरह, मतलब एक दिया जलाना तो एक आम सी बात है, लेकिन ईमान को इस तरह पुख्ता करना कि यहाँ से शफा मिलती है। शफा सिर्फ रब के दर से मिलती है, शफा और कहीं से नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ रब के घर से, रब से। तो अगर जिनात ये बहकाते हैं कि आप दरबारों पे जाएं तो ये शिर्क है, ये बहकाना है, आपके अकीदे को कमज़ोर करना है कि उस रब से नहीं इधर से मांगना है, इधर से शफा मिलती है। ऐसा नहीं है। मैं किसी के अकीदे को नहीं छेड़ता होता, लेकिन ये बात इसलिए एक्सप्लेन कर दी कि मेरी इस स्टोरी को सुन के कोई एक सच्ची कहानी है। बहुत सारे लोग ये ना मतलब निकालें कि हमें भी दरबारों पे जाना चाहिए तो शफा मिलेगी। नहीं, शफा वो ज़ात देती है। अली को शफा किससे मिली है? दायरा कड़ा से। दायरा कड़ा क्या है? रब का कलाम। मज़हर मलिक का कोई उसमें कोई वो नहीं है किरदार, सिवाय इसके कि एक वसीला बन के रब के पैगाम को मैं फैला रहा हूँ कि रब की सूरतें, रब की आयतें, रब का दायरा कड़ा करेंगे तो आपके मसले हल हो जाएंगे। तो आज ये एक स्पेशल स्टोरी अली की, और एंड में आज अली की मैं आवाज़ भी आपको सुनाने जा रहा हूँ। ईद का मौका था तो मैंने कहा ये स्टोरी आज आपको सुनाई जाए, क्योंकि आज के दौर में भी, ये 2020 में उनके साथ मसला हुआ था, आज 21 से 1.5 साल पहले की ये बात है। अभी भी जुनात उसके साथ हैं। इजाज़त होगी तो शायद मैं आपको तस्वीर भी दिखा दूँगा अली की। तो आज के दौर में भी ये चीज़ें हैं और आपके साथ जुड़ी हुई हैं, और इंशाल्लाह मैं अली का इलाज भी करूँगा, उसकी पूरी फैमिली का, उसका घर इंशाल्लाह मैं क्लियर करके दे दूँगा। सो आज के ऑफ कैमरा स्टोरी से मज़हर मलिक को इस पैगाम के साथ इजाज़त दीजिए। अगेन ईद मुबारक, और इस ईद में अपने इर्द गिर्द वालों का भी गोश्त का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मांगने कोई आए उसको दे ना दें आपकी मर्ज़ी, लेकिन दरों के खुद जाके शॉपर बना के अच्छा गोश्त जो है बेलें बजा बजा के इस तरह उनको तक पहुंचाना है कि वो भी कुछ अरसा गोश्त खा सकें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको अल्लाह ताला खुश रखे। एंड में अली की आवाज़ सुनिए। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। मेरा एक दूसरा कज़न था, वो आया और वो जो है ना, जो वो ऐसे बैठा था तो जो है ना अचानक से वो चीज़ आके मेरे साथ आके बैठ गई ना, तो उसने मेरी तरफ देखा। मैं अचानक से घबरा गया ना, क्योंकि तो उसने मुझे देखा, मुझे कहा अहमद तुम खैर है? ऐसे अचानक से चौंक गए हो, घबरा गए हो ना, कोई बात है? तो मैंने उससे कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है ना। तो मुझे उसने कहा कि मुझे, फिर उसने आपका बताया मुझे। मज़हर भाई मैं पहले नहीं जानता था कि आपका एक चैनल है, मैं इतना यूट्यूब भी ज़्यादा यूज़ नहीं करता था और मुझे नहीं पता था कि आपका एक चैनल है। तो मुझे उसने कहा कि जो है ना तुम दायरा कड़ा क्यों नहीं लगाते हो ना। तो मैंने कहा कि वो क्या चीज़ होती है। तो कहता है कि दायरा कड़ा एक ऐसी होती है जो कि अगर तुम अपने या अपने घर के इर्द गिर्द लगा दोगे या अपने घर वालों को कहोगे कि वो लगा देंगे, तो वो जो चीज़ है ना वो तुम्हें डराएगी तो ज़रूर है कि तो वैसे तुम्हें नुकसान देती है या औरों को नुकसान जैसे दे रही होती है तुम्हारी वजह से, या फिर जैसे कुछ होता है। मतलब उसने मुझे समझाया, बहुत ऐसी लंबी तफसील दी। तो मैंने कहा कि मुझे बताओ दायरा कड़ा कैसे लगाने हैं। तो उसने यूट्यूब पे आपकी एक वीडियो लगाई। उसने कहा कि ये इसका नाम मज़हर है और मज़हर मलिक है, और ये जो है ना ऐसे मतलब सिखाता है, ऐसे ऐसे वो करता है ना। तो मैंने पहले तो मैंने उसे कहा कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इतने दम दरूद करवाए हैं, इधर मैं गया हूँ, हर जगह मैं गया हूँ, लेकिन जो है ना ये मुझे कुछ फ़र्क पड़ा है, लेकिन वैसे नहीं पड़ा। मुझे फिर भी वो चीज़ें नज़र आती हैं, मुझे वो नुकसान भी देती हैं, कभी कभी मेरे अंदर भी आ जाती हैं वो। तो उसने कहा है कि तुम यकीन करो, बहुत सारे लोगों के अच्छे फीडबैक्स हैं भाई के मज़हर मलिक ने जो दायरा खड़ा करना सिखाया है ना, तो
अगर तुम क्या है, कुछ थोड़ा सा ऐसे कलाम ही है खुद अल्लाह पाक की, अगर वो तुम कर लोगे तो वैसे ही पढ़ना सवाब है। अगर तुम उस दायरे कड़े की नियत से कर लोगे तो तुम्हारी अपनी सेफ्टी भी हो जाएगी। मैंने भी कहा चलो ठीक है। तो मदर भाई मैंने उस दिन ना फर्स्ट टाइम दायरा कड़ा किया था अपना, खुद ही किया था मैंने। और जो है ना, यकीन करें उस दिन पूरा दिन मेरे साथ कोई बुरा वाक़या नहीं हुआ, ना मुझे पूरा दिन वो चीज़ नज़र आई, ना मुझे कुछ फ़ील हुआ। हाँ, बस थोड़ी सी ऐसे मुझे फ़ील होता था कि जो है ना ऐसे बर्तन कोई गिर गया है, या फिर मुझे ऐसे फ़ील होता था जैसे किचन में कोई बर्तन गिर गया, हालांकि किचन में कोई होता नहीं था। मुझे ऐसे दूर दूर से ऐसे मुझे फ़ील होता था कि कोई बर्तन गिर रहा है, या कोई ऐसे कदमों की दूर से कहीं से आहट की आवाज़ आती है। मुझे मैंने फिर ऐसे जैसे दायरा का लगाया, मुझे फ़ील होता था वो चीज़ जो है ना अब मुझसे दूर हो गई है दायरे कड़े की वजह से। और जो है ना अब वो चीज़ मेरे करीब नहीं आती है। वो है मलिक, वो आज भी हमारे घर में है। वो आज भी जो है ना कभी कभी अगर मैं दायरा कड़ा ना लगाऊँ ना तो वो मेरे साथ भी आके बैठ जाती है। मुझे फ़ील भी होता है कि वाकई में वो चीज़ है। मैं बाकायदा मैं जो हूँ ना मज़ार पे भी जाता हूँ। मतलब भाई ये ऐसा हादसा है जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। और मैं मज़ार पे भी जाता हूँ, मैं चादर भी चढ़ाता हूँ। लेकिन एक काम जो है ना वो मैं आपका मैं कैसे शुक्रिया अदा करूँ अपने उस कज़न का, मैं कैसे थैंक्स बोलूँ आपको, आपके प्रोग्राम्स का। मैं जो मुझे मेरे पास मतलब भाई अल्फाज नहीं है, मैं कैसे है आपका थैंक्स करूँ। मतलब भाई आप बस एक किस्म का मेरे लिए एक गार्डियन एंजल जिसे हम कहते हैं ना, आप मेरे लिए गार्डियन एंजल हैं। आपने मुझे गाइड किया है, आपने मुझे सही, मुझे आपने बचा लिया है एक किस्म का। मैं अब डेली सुबह उठते ही मैं फ़्रेश होकर मेरा पहला काम यही होता है कि मैं अपना दायरा कड़ा करता हूँ। और मैं रात को सोने से पहले मैं अपना दायरा कड़ा करता हूँ। मैं कभी भी अगर मैं अभी दायरा कड़ा करना भूल भी जाऊँ ना कभी, तो फिर मुझे वो चीज़ ऐसे बाकायदा फ़ील होती है या नज़र आती है। लेकिन जब तक मैं अपने दायरे कड़े में रहता हूँ ना मज़हर भाई, मुझे ना वो चीज़ नज़र आती है, ना वो मेरे साथ आके बैठती है, ना वो मुझे तंग करती है, ना वो उसने अभी तक मेरी वजह से किसी और को नुकसान दिया है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप मेरी स्टोरी सुनेंगे तो आपको ज़रूर अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने मैं मेरे पे मेरी आंखों से आंसू निकल आए हैं। आपने मुझे मेरी लाइफ बचा ली है आपने। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच, लव यू सो मच मेजर भाई, लव यू सो मच। मैं इतना रोता था पहले, मैं परेशान होता था, मैं मुझे नहीं समझ आती थी। मैं अल्लाह से मदद मांगता था कि मुझे कोई तो रास्ता दिखाओ कि मैं इस चीज़ से बच सकूं, मैं इससे बाहर निकल सकूं। और अल्लाह ताला ने आपको एक मसीहा जैसे बना के भेज देते हैं कि मतलब भाई मुझे एक अफ़सोस रहेगा कि काश आप मुझे उस वक्त मिले होते जब मेरी अम्मी ज़िंदा थी। तो शायद हो सकता है मैं अपनी अम्मी को भी दायरा कड़ा लगाता या कुछ आपका बताया हुआ कलाम पढ़ता तो वो मेरी अम्मी को भी नुकसान नहीं देती। लेकिन मेरी अम्मी तो इस दुनिया से रुखसत हो गई है। अल्लाह उनको आगे की उनकी मंजिलें आसान करे, और आपको अल्लाह इतना अजर दे, इतना ज़्यादा अजर दे जितनी उसकी रहमत है। और थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच मदर भाई। आप सच में मेरे लिए एक मसीहा बन के आए हो।